तत्र विविधनयोः वस्तुनोः विशेषण विशेषे आवप्रयोजकः इति ग्रंथकृति सिद्धांतिकम्। कुछ पाठ अलग अलग पुस्तकों में कुछ पाठ भेद भी लेकिन सामान्यतः अर्थ में कोई विशेष भेद नहीं है। तो आज हमको मुख्य जो समझना है वो है संबंध के बारे में। तो आप लोग प्रश्न छात्रों को मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, इसको हम लेक्चर व्याख्यान के मोड में नहीं ले जाना चाहते। उद्देश्य है कि बात समझ में आए, अर्थबोध हो, जिज्ञासा की निवृत्ति हो। तो आप लोग बीच में कभी भी प्रश्न उठा सकते हैं और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो भी प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन आपको किसी को यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, ऑनलाइन कोई प्रश्न पूछ रहा है, मैं अपने स्क्रीन में मुझे कुछ भी नहीं दिखता है, तो आप उसको कोई प्रश्न करे तो आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा। तो पहले हम लोग आरंभ करते हैं, थोड़ी देर में फिर प्रश्न की बात आएगी। तो विषय आरंभ होता है संबंध से। अब ये संबंध का विषय आगे इस ग्रंथ में देखेंगे तो काफी आगे तक जाता है। तो हम संबंध क्या है इस पर बात करते हैं। संबंध कितने प्रकार के होते हैं, संबंध की आवश्यकता क्या है, उसकी भूमिका क्या है, महत्व क्या है। व्यवहारिक संबंध कुछ होते हैं, शास्त्रीय संबंध कुछ होते हैं। तो जब हम जिन्होंने न्याय शास्त्र थोड़ा बहुत पढ़ी होगी, तर्क संग्रह आरंभिक ग्रंथ है, सबने पढ़ा होगा, मैं समझता हूँ। तो उसमें जब 7 पदार्थ का प्रतिपादन किया गया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, तो जो षष्ठ पदार्थ है, छठवां जो पदार्थ है वो है समवाय। तो छठा जो पदार्थ है वो संबंध है। तो हमको साक्षात पदार्थ में ही संबंध दिखता है। पदार्थ की जब गिनती हुई उस समय में समवाय को अलग से पदार्थ के रूप में गिना गया, जो कि समवाय संबंध है। तो ऐसे देखा जाए तो केवल समवाय हमको पदार्थ वहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं, पदार्थों का विभाग के क्रम में आगे जब बढ़ते हैं, तो द्रव्य 9 प्रकार के हैं। उसके बाद गुण का जब विभाग करते हैं, 24 प्रकार के गुण के विभाग करते हैं, तो वहां पर भी रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण तत्व संयोग, ये जो संयोग पदार्थ है जो कि गुण पदार्थ है, वो भी एक संबंध है। तो सीधा सीधा हम पदार्थ जब दिखते हैं, परिगणना देखते हैं, तो वहां पर हमको 2 संबंध दिखाई देते हैं। और आप लोग तर्क भाषा यदि पढ़े है, तर्क भाषा में 2 प्रकार का संबंध का उल्लेख किया है। संबंध द्विविध, संयोग समवाय, तो 2 ही संबंध की बात होकर। तो यदि हम विचार करें, संबंध क्या है, 2 ही है, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। उनकी भूमिका वहां से शुरू करने की उनकी तरीका है कि 2 प्रकार का संबंध ऐसा शुरू करते हैं, क्योंकि शास्त्र में सीधा सीधा हमको लिखा हुआ जो दिखता है वो 2 संबंध दिखता है, संयोग संबंध दिखता है और समवाय संबंध दिखता है। वो स्वतंत्र पदार्थ है। बाकी जो संबंध की हम बात करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए वो तर्क भाषाकार ने उसको अलग से नहीं गिना है, ऐसा हम समझते हैं। तो सामान्यतः हम प्रश्न करें कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। यदि ऐसा सामान्य प्रश्न किया जाए तो संबंध की हम गणना नहीं कर सकते, कितने भी संबंध हो सकते, क्योंकि संबंध हम लोग बनाते हैं, संबंध हम बिगाड़ते हैं। जब हमारी आवश्यकता होती है तो हम संबंध बना लेते हैं। किसी से हमारा काम है, कोई मंत्री से हमारा काम निकालना हुआ तो हम ढूंढते हैं, भाई आप हमारे इसके चाचा के नाना के मतलब आप हमारे संबंधी हो, हम वहां संबंध बना लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। और जहां पर जरूरत नहीं होती, हम माँ बाप से भी कह देते हैं कि आज से तुम्हारा हमारा संबंध खत्म, तो संबंध वहां खत्म हो गया। तो संबंध आपके मान्यता के ऊपर है, आप मानते हैं तो संबंध है, यदि नहीं मानते हैं तो संबंध नहीं। तो ये तो व्यावहारिक मानने न मानने की बात की संबंध की बात है। लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जब आप नहीं मानेंगे तो चलेगा नहीं, मानना ही पड़ेगा। आप मानने या न मानने का संबंध होता है, ठीक है। जैसे माँ बाप का संबंध में हम कह दें, उसे टूटता नहीं, भले कागज में किसी तरह से टूटे, वास्तव में संबंध कभी खत्म होता है। तो शास्त्रीय संबंध से हम आरंभ करते हैं। तो अब प्रश्न आता है संबंध को मानना क्यों। तो वहां पर एक लाइन हमने लिखी है, विशिष्ट बुद्धि नियामकत्वम संबंध से लक्षणम। संबंध का लक्षण क्या है प्रश्न आएगा, क्योंकि न्याय शास्त्र हम जब आरंभ करते
समझते हैं, शास्त्र परंपरा में हम लोग कहते हैं कि लक्षण प्रमाण वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण। तो लक्षण करने होते हैं, उसके लिए हम प्रमाण प्रदर्शित करने होते हैं। तो संबंध का लक्षण क्या है? तो अलग अलग शास्त्र में अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग संबंध की बात आती है, लेकिन ये जो लक्षण है सामान्यतः सर्वग्राह्य लक्षण है। प्राथमिक रूप से हम इसको मान सकते हैं कि ये संबंध का लक्षण है। इस पर परिष्कार आने की आवश्यकता होती है, वो हर लक्षण में उसकी आवश्यकता होती है। तो विशिष्ट बुद्धि नियामकत्वम संबंध से लक्षण, के लक्षण का संबंध का लक्षण हो। तो जो विशिष्ट बुद्धि का नियामक हो उसको संबंध कहते हैं। तो संबंध क्या करता है, संबंध क्या होता है? तो विशिष्ट बुद्धि का नियामक होता है। जब एक ऐसा कहा गया है संबंध किसको कहेंगे तो जो विशिष्ट बुद्धि का नियामक है उसको संबंध कहते हैं। जब हम ऐसा कह रहे हैं तो एक प्रश्न वहां पर उपस्थित हो जाएगा। क्या प्रश्न उपस्थित हो? विशिष्ट बुद्धि क्या है ना, उसमें घटक हो गया और विशिष्ट बुद्धि का नियामक संबंध जब हम बोल रहे हैं, घटक हो गया विशिष्ट बुद्धि। घटक समझते हैं, एक घटक होता है, एक घटित होता है। जो भी शब्द आपको मेरे बोलते समय में कोई भी शब्द ऐसा लगे कि ये तो हमने सुना नहीं, नया शब्द है, तो आपको ख्याल करते हैं कि नहीं ये इसका मतलब हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि हम लोग शास्त्र न्याय के विषय पढ़ते पढ़ाते कई बार क्या हो जाता है कि हम सामान्य प्रयोग करते हैं, तो हमको लगता नहीं कि कठिन होगा, और छात्र हमको लगता है छात्र भी समझते ही, इसलिए मैं तो जानता नहीं हूँ आप लोगों को पहले से, इसलिए आप कितना जानते हैं अभी मुझे मालूम नहीं। तो आप यदि नहीं सवाल करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप सब समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रश्न कर, आप कभी भी मुझे पूछ लीजिएगा। तो प्रश्न आया, एक नियम है विशिष्ट घटित बुद्धौ घटक ज्ञानम कारणम। ठीक है, घटित बुद्धौ घटक ज्ञानम कारणम। एक होती है घटित बुद्धि, एक होती है घटक बुद्धि। तो घटित किसको कहेंगे और घटक किसको कहेंगे? किसी को पता है घटित किसको कहते हैं और घटक किसको कहते हैं? घटित और घटक, घटक अवयव, हाँ, और घटित अवयवी, अवयवी। ठीक है, उसमें घटक अंश, हाँ, और घटित अंश, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अवयव अवयवी शब्द का प्रयोग वहां हम लोग सामान्यतः करते नहीं है, लेकिन वैसे ही अर्थ में लेना है। जैसे अवयव अवयवी का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं कि जैसे घट और कपाल है, पट और तंतु है, तो पट हो गया अवयवी और तंतु हो गया उसका अवयव। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पट हो गया घटित, तंतु हो गया घटक, ऐसा हम कहेंगे नहीं। ठीक है, जहां पर वास्तव में अवयवी विभाग होता नहीं, लेकिन उसी प्रकार के बराबर प्रकार के व्यवहार हम करते हैं अंश अंशी के तरह, वहां पर एक दूसरा शब्द का प्रयोग है घटक और घटित वाला। ठीक है, जैसे आपने जैसे तर्क संग्रह में जब अनुमान खंड शुरू करते हैं अन्नम भट्ट, तो लिखते हैं अनुमितिकरणम अनुमानम। तो अनुमान क्या है? अनुमितिकरण। तो अनुमिति और करण मिलकर के अनुमान बनता है। तो अनुमान हो गया अनुमिति और करण, दो पार्ट मिलकर के अनुमान बनता है, उसके दो अंश है अनुमिति और करण। वो घट और कपाल की तरह अवयव अवयवी नहीं, लेकिन वो अनुमिति और करण मिलकर के अनुमान बनता है। अनुमान क्या है? तो अनुमितिकरण अनुमान। तो उसमें दो घटक हो गए, उसके दो अंश है, एक हो गया अनुमिति, दूसरा हो गया करण। तो जब तक अनुमिति को नहीं जानेंगे तो अनुमान को जानने के लिए अनुमान में जो दो घटक है अनुमिति और करण, दोनों को जानना आवश्यक है। जब तक हम घटक को नहीं जानते तब तक हम घटित को नहीं जान सकते। ठीक है, सामान्य सी बात है। इसलिए उसके आगे अन्य मठ लिखते हैं परामर्श जन्य में ज्ञान अनुमिति, क्योंकि उनको प्रश्न आएगा कि आपने अनुमिति का लक्षण बनाया, अनुमान का लक्षण बनाया अनुमितिकरणम, तो अनुमिति क्या है प्रश्न है, कारण क्या है प्रश्न है नहीं, कारण क्या है प्रश्न वहां पर है। क्यों प्रश्न नहीं है? क्योंकि छात्र कारण के बारे में ऑलरेडी जानता है, क्योंकि जो तर्क संग्रह पढ़ते रहा है तो प्रत्यक्ष खंड में कारण की व्याख्या असाधारण कारण बहुत सुनी है। तो उसमें तीनों प्रकार के कारण, समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण की व्याख्या हो चुकी है। इसलिए विद्यार्थी वहां पर कारणम की प्रश्न नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा? अनुमिति कहाँ है प्रश्न पूछेगा। अनुमिति तो हम जानते नहीं, पहली बार हम अनुमिति सुन रहे हैं। वहां पहले एक बार सुना था, भेद विभाग बताया था अनुमिति
लेकिन उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया था। तो अनुमिति क्या है प्रश्न आएगा, तो आगे परामर्श ज्ञान अनुमिति आगे बढ़ते। तो घटित हो गया समुदाय अवयवी अथवा अंशी उस अर्थ में, और उसका एक अंश जो हो गया घटित हो गया। तो विशिष्ट हमने अभी बताया कि संबंध का क्या लक्षण है, तो विशिष्ट बुद्धि का जो नियामक है संबंध है, सामने कहा विशिष्ट बुद्धि नियामक, तो उसमें घटक हो गया विशिष्ट बुद्धि। तो विशिष्ट बुद्धि जब जानेंगे तब ना विशिष्ट बुद्धि का नियामक संबंध ऐसा हम जान सकते हैं। तो प्रश्न हो गया कि विशिष्ट बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि किसको कहेंगे, तो उसके लिए हम कहेंगे विशेषण विशेष संबंधावगाही बुद्धि विशिष्ट बुद्धि। विशेषण और विशेष का जो संबंध उसको अवगाहन करने वाली जो बुद्धि है उसको हम कहते हैं विशिष्ट बुद्धि। विशेषण विशेष संबंधावगाही विशिष्ट बुद्धि, ठीक है। अब यहाँ पर विशेषण विशेष्य और संबंध तीन चीज आया, सामने आया हमारा विशेषण विशेष्य और संबंध। तो कोई भी बुद्धि होती है, बुद्धि मतलब ज्ञान, सर्वव्यवहार है तो गुणों बुद्धि ज्ञान है। तो बुद्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान का दूसरा नाम है बुद्धि। और बुद्धि का आश्रय कौन है, आत्मा है। बुद्धि का आश्रय आत्मा है, ज्ञानाधिकरण आत्मा है, ठीक है। तो जो भी ज्ञान होगा उस ज्ञान का आकार हम बताते हैं। जैसे हमने घट को देखा है ना, हम लोग यही घट से बहुत प्रेम करते हैं, आप जानते हैं। तो हमारे सामने एक घड़ा है, तो चक्षु और घट का जब सन्निकर्ष होगा तो सन्निकर्ष होने के अनंतर एक ज्ञान उत्पन्न होगा। उस ज्ञान का नाम क्या है, उस ज्ञान का आकार क्या है, हम उसको बोलेंगे कैसे, अयं घटः, अयं घटः, या तो केवल घटः बोलेंगे और स्पष्ट करना होगा अयं घटः, क्योंकि सामने घट है, सामने घट को दिखाकर हम बोलेंगे अयं घटः। एक ज्ञान उत्पन्न हुआ, ठीक है। एक ज्ञान जब उत्पन्न हुआ तो कोई भी ज्ञान होता है वो सविषय होता है। सविषय कुछ कुछ पदार्थ है, ज्ञान इच्छा स्मृति द्वेष भावनाएं, पांच सविषय होते हैं। अभी हम केवल ज्ञान की बात करते हैं। तो ज्ञान जब भी होगा, आपने जैसे किसी से आप बात कर रहे हैं कि ठीक, तो आपने कहा कि मैंने जान लिया, मुझे समझ में आ गया, मैं जानता हूं। तो आप ऐसा कुछ बोलेंगे तो वहां पर कुछ सवाल होगा, तो पूछेगा आपको कुछ आगे, क्या पूछेगा, क्या जानते हो। मैं जानता हूं इससे कुछ भी मतलब नहीं निकलता। मैं समझ गया, संदर्भ से निकलेगा अलग बात है, लेकिन संदर्भ नहीं है तो मुझे समझ में आया। कोई इतना ही सुनेगा कि मुझे समझ में आया, तो पूछेगा क्या समझ में आया, ठीक है। तो जब आपको ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान निर्विषय नहीं होता है, वो क्या वहां पर प्रश्न है, मुझे घट समझ में आया, मुझे विषय वस्तु समझ में आई, मुझे घट का ज्ञान हुआ, पट का ज्ञान हुआ, पुस्तक का ज्ञान हुआ, पुष्प का ज्ञान हुआ, फल का ज्ञान हुआ, विश्वविद्यालय का ज्ञान हुआ, न्याय शास्त्र का ज्ञान हुआ। तो कोई कोई विषय के बिना ज्ञान होता नहीं। मैं जानता हूं तो किसी न किसी चीज को जानता हूं, तो जिसको हम जानते हैं उसको हम बोलते हैं विषय। जिसको हम जानते हैं उसको हम कहते हैं विषय, और जो हमने जाना हो गया ज्ञान। तो अयं घटा है ज्ञान हुआ, तो इस ज्ञान में विषय हो गया घट विषय हो गया। और जो ज्ञान है वो उसको क्या कहेंगे, विषयी, वो हो गया विषयी। तो घट हो गया विषय और ज्ञान हो गया विषयी, ठीक है। विषय विषय बात फिर आगे आएगा, तो उसको हम अभी वहां पर छोड़ते हैं। तो अभी हमने इतना लिया कि ज्ञान हमको हुआ, अयं घट है ज्ञान, ठीक है। एक और उदाहरण लीजिए, थोड़ा और सहज उदाहरण में आते हैं। भूतल में घट को हमने देखा, तो वहां पर दो विशेषण विशेष हमको साथ साथ दिखाई देते हैं। अयं घट में दिखेंगे, उसके चर्चा बाद में करेंगे। घटवत भूतलम ऐसा ज्ञान हुआ, घटवत भूतलम। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, घट की बात कर रहे हैं कि भूतल की बात कर रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं घटवत भूतलम, हम भूतल की बात कर रहे हैं। कैसा भूतल, घटवत भूतल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा मुख्य है वाक्य में वो तो इस ज्ञान में कौन कौन विषय है, हम क्या क्या जान रहे हैं। जब हम घटवत भूतलम बोल रहे हैं हम क्या क्या जान रहे हैं, हम घट को भी जान रहे हैं, भूतल को भी जान रहे हैं, और भी कुछ जान रहे हैं, घटवान भूतल को भी जान रहे हैं कि भूतल पे घट है, उस दोनों के संबंध को भी जानते हैं। ऐसा हो सकता है कि घट उसके संबंध को ना जाने फिर भी और घट भूतल को जाने, ऐसा। जैसे हमको ज्ञान हुआ
घटम भूतलम च अहम जानामि, ऐसा मुझे ज्ञान हो गया। ठीक है, तो मुझे ज्ञान हुआ कि घटः भूतलम च, ऐसा जब ज्ञान हो रहा है तो इस ज्ञान में कौन विषय है? घट है कि नहीं है? घट और भूतल दोनों है। संबंध वहां विषय है कि नहीं? घट भूतल का नहीं, संबंध विषय नहीं। का संबंध विषय नहीं है, समझ में आया? तो घट और भूतल के संबंध को विषय न बनाते हुए भी घट और भूतल का हमको ज्ञान हो सकता है ना? तो इसलिए हमेशा ऐसा नहीं है घट और भूतल का भी हमको ज्ञान हो रहा है तो उन दोनों का संबंध का भी ज्ञान हो रहा है। लेकिन जब हम घटवत भूतलम बोल रहे हैं तो कब बोलेंगे घटक भूतलम? यहाँ घट का भी ज्ञान हो रहा है, भूतल का भी ज्ञान हो रहा है और संबंध का भी ज्ञान हो रहा है। भूतल में घट है, घट वाला भूतल है, घट और भूतल के बीच में संबंध का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम घटवत भूतलम ऐसा नहीं बोल सकते, अतः भूतले घटा नहीं बोल सकते। तो घटवत जो हमने मतलब प्रत्यय किया है वो संबंध के लिए किया है, वहां संबंध में हमको पता चला है भूतल में घड़ा है, उन दोनों का संबंध हमको दिखाई दे रहा है। अथवा भूतले घटक हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, उपसंबंध के लिए किया है। ठीक है, तो हमने उदाहरण लिया घटवत भूतलम, तो हमको घट का भी ज्ञान हो रहा है, भूतल का भी ज्ञान हो रहा है और संबंध का भी ज्ञान हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो बुद्धि है अब इसमें विशेषण कौन हुआ? घट विशेषण हुआ। विशेषण कौन हुआ? भूतल, क्योंकि भूतल मुख्य है। भूतल की हम घट जो भूतल की विशेषता को बता रहे हैं, भूतल कैसा है? घट वाला भूतल है, बाकी भूतलों से उसको व्यावृत्त कराता है। विशेषण क्या करता है? दूसरों से व्यावर्तन कराता है, इसलिए घट उसमें हो गया विशेषण और भूतल हो गया विशेष। उन दोनों का बीच में संबंध है। संबंध यदि नहीं होगा तो ये बुद्धि विशिष्ट बुद्धि नहीं होगी। घटवत भूतल में से बुद्धि को हम कहेंगे विशिष्ट बुद्धि। दो लोग हाथ उठा रहे हैं क्या? हाँ, तो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। विश्वभूषण मिश्र, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप प्रश्न कर सकते हैं। एक दूसरा भी कोई कभी कभी वो बच्चे नहीं, वो ऐसे मोबाइल चलाते रहते हैं, वो दबा देते हैं। हाँ, तो मुझे लगा कुछ पूछना चाहता है। और जी आपका हाथ है और प्रोफेसर प्रदीप मिश्रा जी भी है, वो शायद कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हाँ पूछे तो ऑनलाइन में। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए। आप पढ़ाते रहिए, पूछना होगा तो बता दिए, पूछेंगे। सर, प्रणाम सर, एक जिज्ञासा थी सर, छोटी सी। जैसे हेलो जी बोलिए। सर, जो अभी आपने बताया कि घटम जानामि भूतलम जानामि, यहाँ संबंध की प्रतीति एक प्रकार से जैसा बताया कि नहीं हो रही है, पर कालिक संबंध से तो प्रतीति हो जा रही है, तो उसको भी तो लिया जा सकता है। नहीं, हमको तो नहीं हो रही है। हमको ऐसे आप कैसे कालिक संबंध की प्रतीति तो नहीं हो रही। मैं घट को जान रहा हूँ, घट पता नहीं कहाँ है, कौन से काल में नष्ट हो चुका घट को भी हो सकता है, हम जान रहे हैं। भूतल कौन से काल में, यहाँ पर कोई ऐसा शब्द नहीं है जो काल को बताए, इसलिए यहाँ पर हम काल को भी कालिक संबंध को भी यहाँ पर भाषित नहीं हो रहा है। जी सर, धन्यवाद सर। सर प्रणाम सर, आपने सर कहा घटवत भूतल जो है तो उसमें ये विशिष्ट ज्ञान हुआ क्योंकि उसमें व्यावृत्ति होती है, इसलिए आपने घट को विशेषण और भूतल को विशेष्य बनाया। तो ये व्यावृत्ति कैसे हुई ये समझ नहीं आया। अच्छा, व्यावृत्ति कैसे हुई? जब हम घटवत भूतल, जब हम रक्त घटक बोलते हैं, घड़ा लाल है, तो हम वो रक्त जो विशेषण है वो क्या करता है, बाकी घट की व्यावृत्ति कराता है कि वो घट श्याम नहीं है अथवा हरित नहीं है, पीला नहीं है ना। हाँ सर। उसी प्रकार से जब हम घटवत भूतलम जब बोलते हैं तो भूतल घट वाला है, तो जो बिना घट वाला भूतल है उसी को व्यावृत्ति कराता है। लेकिन भूतल में और भी तो चीजें हो सकती है ना, जिसका मुझे भी ज्ञान नहीं हो रहा है। हाँ, उसमें जैसे आप लाल घड़ा कहने से ऐसा निषेध नहीं होता कि घड़े में पानी नहीं है। वो इतने ही पता होता है कि घड़ा लाल है मतलब सफेद नहीं है। ठीक, धन्यवाद। हम उतने चीज बता रहे हैं, हम सारे चीज को कभी भी नहीं बता सकते कोई हमारे प्रति। ठीक है, घड़े में पानी है, जब हम जलवान घटक बोलते हैं तो बिना जल वाले घड़े से हम व्यावृत्ति करा रहे हैं, हम वहां रूप की व्यावृत्ति नहीं करा रहे होते। व्यावर्तन की भी एक सीमा होती है। ठीक है, बढ़िया है, वो प्रश्न अच्छा है। आगे बढ़े, चलिए। तो मैं क्या था, मैं इसी से बुद्धि पाता। ठीक है, तो जब घटवत भूतल में हमने एक बोला
तो ये बुद्धि हमारी विशिष्ट बुद्धि है। तो इसमें ये तो विशिष्ट बुद्धि क्यों है, किसको विशिष्ट बुद्धि कहेंगे, तो उस परिभाषा में आप देख सकते हैं, विशेषण संबंधावगाही बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। विशेषण और विशेष्य का जो संबंध है, उस संबंधों को अवगाहन करने वाली जो बुद्धि है, उसको विशिष्ट बुद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर घटवत भूतल जब हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर घट हो गया विशेषण, भूतल हो गया विशेष्य, उन दोनों का संबंध क्या है, संयोग संबंध है। ठीक है, संयोग की भी उस पर और चर्चा करेंगे, उसे आप लोग थोड़ा जानते भी होंगे, फिर भी हम लोग चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं, जो चीज जानते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और मौजूद हो जाता है। ठीक है जैसे हमारे गुरु जी थे, वो कहते थे कि जैसे मान लीजिए कुछ चीज है जो पढ़ाने के बाद जो समझ में आया, कौन गुरु जी थे, गुरु जी का नाम भी ले लीजिए। है बोलना पड़ेगा, थे उसे हम यहाँ पर है ना, हमारे जी गुरु जी, क्या नाम था? जी जी हमारे गुरु जी प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी, आप लोगों ने सुना होगा, पद्म भूषण आचार्य प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी। हाँ सुना है। ठीक है, और लेकिन मैं अभी जो गुरु जी की बात कर रहा हूँ, मैं गुरुकुल में जब रहता था नेपाल में, वहाँ आरंभ में 2 साल मैंने गुरुकुल में रहा था, तो वहाँ की मुझे वो प्रसंग में बोल रहा हूँ, वहाँ एक स्वामी जी थे, गुरुकुल का संस्थापक आचार्य थे, तो उनका शुभ नाम क्या था? डॉक्टर स्वामी रामानंद गिरी, अभी वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। तो वो कहते थे कि उनके साथ वो जो पढ़ाते थे, तो वो कहते थे कि जैसे कुछ चीज समझ में आई, तो समझ में आया तो जो चीज समझ में आया उसको खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, कि जिससे कि वो आत्मसात हो जाए, कि भूले नहीं जो समझ में आया, जो नहीं समझ में आया तो उसको और ज्यादा पढ़ो, समझ में आ गया तो खूब पढ़ो जिससे कि अपना हो जाए, और नहीं समझ में आया तो और ज्यादा पढ़ो जिससे कि समझ में आ जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के खूब पढ़ना है, मेहनत करना है, उसका कोई विकल्प नहीं। ठीक है, हम सोचते हैं कि दूसरा कोई उपाय बिना पढ़े हो जाए, नहीं, आता है तो और पढ़ो। हम लोग नर्म में क्या करते हैं, जो चीज आता है विद्यार्थी, ये तो समझ में आ गया, बस किताब देखी, पंक्ति समझ में आ गया, रख दिया, तो आते ही फिर वो भूल जाता है जल्दी, और जब नहीं आता है तो आया ही नहीं, समझ में नहीं आया, किताब बंद हो जाता है। हम दोनों तरह से किताब बंद कर लेते हैं, समझ में आया तो आ गया, ठीक, नहीं भी आया तो आया ही नहीं, तो क्या करेंगे। अच्छा, ऑनलाइन जिन लोगों ने हाथ उठा रखा है, अगर कुछ प्रश्न नहीं है तो उस हाथ को बंद कर दीजिए। मतलब भ्रम होगा कि पूछना चाह रहा है हमेशा 24 घंटे। वो कई लोग उतना फेमिलियर होते नहीं, तो इसलिए उनको भी पता नहीं चलता, फेमिलियर बनाना पड़ेगा ना। आप भी उसको शायद रिमूव कर सकते हैं, जो हाथ यहाँ पर जो करना है। हाँ, तो अगर उनका प्रश्न का जवाब हो गया नहीं तो लगा दीजिए। ठीक है, चलिए, तो सर ऐसा रख सकते हैं कि कोई भी प्रश्न है तो हम सीधा ऐसे ही पूछ ले, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, कई बार लोग हाथ उठाते हैं क्योंकि वो रखते नहीं है। ऐसा है ना कि आप सीधे भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर धारा चल रही है और बीच में आप पूछेंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए हाथ उठाने की एक यहाँ सुविधा दी गई है। आप हाथ उठाइए, लेकिन हाथ उठाना जब आपका प्रश्न का जवाब हो जाए तो उसको रोक भी दीजिए, बंद कर दीजिए। और बीच में थोड़ी देर में आप लोगों को अलग से जो ऑनलाइन में उनको समय रुक करके समय दूंगा कि आप अभी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ठीक है, इसलिए ये हो गया एकदम जल्दी ना हो, जिससे कि फ्लो बिल्कुल आगे ना बढ़े, ऐसा ना हो। क्योंकि नॉर्मली आप जो प्रश्न पूछने वाले होते हैं उसमें हम जा ही रहे होते हैं, क्योंकि हमने भी विषय उठाया है। तो प्रश्न जब हम विषय उठाते हैं तो वहाँ स्वाभाविक रूप में प्रश्न होते हैं, जब हम उसको क्रमशः समाधान करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत से प्रश्न आपके अपने आप ही समाधान हो जाएंगे उस विषय में आगे बढ़ते समय में। और बीच में फिर भी थोड़ा रोक करके एक प्रकरण थोड़ा होने पर करूँ, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में यहाँ एकदम से दिखता भी है, थोड़ा आसानी होती है, ऑनलाइन में थोड़ा सा इतनी आसानी होती नहीं स्क्रीन की वजह से। चलिए, तो मैं आज आगे बढ़ा। तो विशेषण विशेष्य के संबंधों को अवगाहन करने वाली, विशेषण विशेष्य के संबंधों को विषय बनाने वाला, अवगाहन करना मतलब विषय बनाना। तो ऐसी बुद्धि जो विशेषण और विशेष्य के संबंधों को विषय बनाती है उसको हम विशिष्ट बुद्धि कहते हैं। जैसे हम उदाहरण है घटवत भूतलम, तो घट विशेषण हो गया, भूतल विशेष्य हो गया, तो घट और भूतल के बीच का जो संबंध हो गया संयोग संबंध। ये जो बुद्धि है घटवत भूतलम बुद्धि, ये विशेषण विशेष्य संबंध को विषय बनाती है। आप अपने आप को सभी लोग म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट मत करिए, बैकग्राउंड का साउंड यहाँ पर हुआ है, तो इसको हम विशिष्ट बुद्धि कहते हैं। ठीक है, इसमें
तो जैसे उदाहरण दिए घटवत भूतल हो गया, दंडवान पुरुष हो गया, जलवान घट हो गया, ज्ञानवान आत्मा हो गया, गंधवती पृथ्वी हो गया, ठीक है, शीत स्पर्शवत्य आप हो गया, उष्ण स्पर्शवत तेज हो गया। तो जब भी ये बुद्धि हम करें विशिष्ट बुद्धि है, यहाँ पर एक विशेष है एक विशेषण है, साथ में उन दोनों का संबंध भी है। तो ये विशेषण विशेष्य के संबंध को विषय बनाती है बुद्धि, अवगान करती है, इसलिए इस बुद्धि का नाम है विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, अब आप ऐसा कोई एग्जाम्पल उदाहरण को दे सकते हैं कि जो बुद्धि तो हो लेकिन विशिष्ट बुद्धि ना हो। जैसे मान लीजिए मैं खुद आपको समझ कर देता हूँ। अभी मैं शुरू में जो उदाहरण दे रहा था, संधि यहाँ घड़ा रखा है, चक्षु का सन्निकर्ष हो गया और हमको ज्ञान उत्पन्न हो गया घटा हवा, बस इतना ही, घटा हवा है ज्ञान। ठीक है, इसमें ये विशेषण विशेष संबंध वगैरह बुद्धि, मतलब ये विशिष्ट बुद्धि है अथवा ये विशिष्ट बुद्धि नहीं है, क्या लगता है आपको? यदि विशिष्ट बुद्धि है तो ये विशिष्ट बुद्धि है, क्योंकि घटत्व का ज्ञान के बिना घट का ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन जब हम घटा है बोल रहे हैं, ऐसा भी होता है ना, पहले ज्ञान हुआ बाद में दूसरा ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो पहले घट का ज्ञान हो गया बाद में घटा ज्ञान हुआ। तो जो ज्ञान है कार्य कारण भाव की यहाँ पर बात नहीं हो रही, आपको ये जानना जरूरी है। इसके बिना वो नहीं हो सकता है कार्य कारण भाव की बात, बिना दंड के घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती। लेकिन हमको घटा ज्ञान हो रहा है तो हमको दंड का ज्ञान नहीं हो रहा है। जब हम बात समझ में आ गई, दंड के बिना घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसका मतलब हम घटा या ज्ञान का विषय दंड हुआ क्या? नहीं होगा। घटा ज्ञान का विषय घट है, दंड कहाँ हो रहा है? दंड तो नहीं हो रहा है, चक्र तो नहीं हो रहा है, गुलाल तो नहीं हो रहा है, लेकिन दंड चक्र गुलाल के बिना तो घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ये उत्तर सही नहीं है कि बिना दंड चक्र जीवा के घट की उत्पत्ति नहीं होती है, तो घटा या ज्ञान का विषय दंड चक्र भी बने, ये जरूरी नहीं है। पिता के बिना पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, तो पुत्र हमको ज्ञान हो रहा है, वहां का ज्ञान हो रहा है, तो हम उस ज्ञान का विषय दशरथ ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब बताइए, अभी मेरा प्रश्न बाकी है, घटा है जब ज्ञान हुआ, ये बुद्धि विशिष्ट बुद्धि है या नहीं है? तो हाँ, कैसे? समवाय संबंध अवच्छिन्न तत्व अवच्छिन्न प्रकारता शारीरिक ज्ञान ही है। घटत्वावच्छिन्न प्रकारता तो नहीं है इस ज्ञान में। घटत्व में रहने वाली प्रकारता निर्वच्छिन्न है, कब घटा ये ज्ञान हो रहा है, कल ही तो पढ़ा था लेकिन विशेषण और विशेष है कि नहीं, ये प्रश्न है। उतना ही प्रश्न है। अगर आपको हुआ तो उसमें आपको कोई विशेषण और कोई विशेष मालूम हो रहा है कि नहीं? हाँ, इतने और अगर मालूम हो रहा है तो कोई संबंध भी मालूम हो रहा है कि नहीं, आगे ये प्रश्न होगा। आप लोग कल पढ़े हैं तो बताइए। धर्म की बात कल आई है ना? नहीं, इसमें घटत्व जो है वो अनवच्छिन्न है, उसके कारण यहाँ पे कोई भी विशेषण नहीं बनेगा, विशेष्य का मतलब यहाँ पे सिर्फ घट का ही ज्ञान हो रहा है। आपका नाम क्या है? चिन्मय। अच्छा, कहाँ से है? जयपुर से। अच्छा, ठीक है, अभी तो नहीं, ठीक है, आपका उत्तर अभी भी मैं कहूँगा सही नहीं है। यहाँ अवच्छेदक अवच्छिन्न ये सब शब्द आपको चाहिए नहीं। हमारा सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर विशेषण है। देखिए लक्षण क्या है, जैसे गाय का लक्षण क्या है कोई पूछते हैं, हमने बता दिया शासन गौतम घोर लक्षण, शासना वाले को गाय कहते हैं। और सामने किसी पशु को खड़ा करके हम बता रहे हैं ये गाय है कि नहीं, तो आपको बस इतना ही बताना है, शासना है तो गाय है, शासना नहीं है तो गाय नहीं है ना। दूध कितना देती है अथवा उसके कितने सींग है, वो वहां पे सौंदर्य नहीं होता। तो यहाँ पर हमने जब लक्षण बता दिया आपको, विशिष्ट बुद्धि किसको कहेंगे? विशेषण विशेष संबंध बुद्धि को विशिष्ट बुद्धि कहते हैं। नहीं है कि दृष्टि अर्जुन दृष्टि है, बस जितना कहा है उतना आप लीजिए, तो उससे आपका काम हो जाता है। मैथमेटिक्स है, गणित है, 2 + 2 = 4, उसमें आपको बाकी कुछ चीज की जरूरत नहीं। यहाँ पे संबंध नहीं है, इसलिए विशिष्ट बुद्धि नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार का संबंध नहीं बनता। ठीक है, अब आप सही है, आपका अभी जो आंसर है वो लॉजिकल है, आप सही है गलत है अपनी जगह पर है, लेकिन ये आंसर जो है ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई विशेषण विशेष का संबंध नहीं भाषित हो रहा है, इसलिए विशिष्ट बुद्धि नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि संबंध भाषित नहीं हो रहा है, और किसी को लगता है कि यहाँ पर विशेषण विशेष का संबंध भाषित हो रहा है, बताइए आप लोग। विशेषण घटत्व है, विशेष घट है, उसके बीच में कोई संबंध नहीं है, क्या है बताओ ना।
तो वो है कि नहीं, भाषित हो रहा है कि नहीं घटा कहने पर? बिल्कुल होता है भाषित। तो बिल्कुल होता है, कहोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? आपको वही बोलना है। घटा जब हम बोल रहे होते हैं, ठीक, कोई भी वस्तु जब भी ज्ञान होता है, ज्ञान का जब हमको ज्ञान है ना, वो स्वभाव है कि वो धर्म भावापन्न होकर के हम ज्ञान कर सकते हैं। केवल घटत्व को विषय न बनाने वाला, घट को ही केवल विषय बनाने वाला घटः ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना। जब भी घटः का अर्थ होता है घटत्ववान, आप उसको घट क्यों बोल रहे हैं? आपने उसको पढ़ क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसमें घटत्व है। आप घट उसको बोलते हैं, इसमें घटत्व होता है, विशेषण क्या है? उसमें घटत्व है, इसलिए आपने उसको घटा बोला। क्योंकि आपके सामने नया घड़ा लगा रखा है, आपने उस घड़ को जाना कैसे? ये घड़ा कैसे जाने? आपको किसी ने बताया कि घड़ा है। अभी अभी मैं घड़ा बना करके बनारस से लाकर यहाँ सामने रखा, आज तक उस घड़े को आपने देखा नहीं है, लेकिन यहाँ रखते आप जान जाएंगे अरे घटा, जाने के लिए जानेंगे। कैसे जाना आपने? क्योंकि आप घटत्व को जानते हैं पहले से, है ना, आप पहले से घटत्व को जानते हो। घटत्व सारे घट में अनुगत धर्म है, अनुगताकार प्रतीति अनुगताकार प्रतीति होने के कारण दुनिया में सारे घट में जितने भी घट है उनको हमने किसी न किसी रूप से जान लिया है। तो हमारे सामने जो भी नया घड़ा आता है वो घटत्व हमको ज्ञात होने की वजह से हमारे घटा और घटा है ज्ञान करते हैं। तो घटा है जो ज्ञान है, इसका अर्थ है घटत्ववान एवं घटा मतलब घटत्ववान। तो घटत्व से विशेषण है, घट से विशेष्य है, और उन दोनों के बीच में संबंध है, वो समवाय संबंध है। ठीक है, वो संबंध संयोग समवाय का अलग से हम बाद में व्याख्या करेंगे, लेकिन सामान्यतः आप जानते भी हो, जाति और व्यक्ति का संबंध समवाय संबंध होता है। ठीक है, तो घटा कोई भी ज्ञान एक ज्ञान होता है जो विशेषण विशेष्य के संबंध को विषय नहीं करता, उसको हम बोलते हैं निर्विकल्पक। इसी में आगे भी निर्विकल्प की बात की जाए इस संबंध में, लेकिन अभी हमको निर्विकल्प की, क्योंकि निर्विकल्प ज्ञान जो हम करते हैं उसको हम जानते ही नहीं। नामजात्यादि अघटितम, ठीक है, नामजात्यादि योजना रहितम विशेषण विशेष संबंधा नवगाह ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं, जिसको हम जानते नहीं। निर्विकल्प ज्ञान हुआ ऐसा हमको पता नहीं चलता, वो अतीन्द्रिय होता है। ठीक है, इसलिए जो निर्विकल्प का नंबर आएगा तो हमारे डिटेल में उसके बारे में आप फिर पढ़ेंगे। अभी हम उसको निर्विकल्प को किनारे करते हैं, उसको हम छूते नहीं। तो हमको जो भी ज्ञान हो रहा है, हम बोल रहे हैं घटा, हम बोल रहे हैं, बोलने में मतलब हमको उसका ज्ञान हो रहा है, अभिव्यक्त है, वो अनभिव्यक्त नहीं है। तो जो भी अभिव्यक्त ज्ञान होता है उसमें कोई न कोई विशेषण विशेष भाषित ऐसा कोई ज्ञान आपको हो ही नहीं सकता निर्विकल्प को छोड़ करके जो विशेषण विशेष्य के संबंध का अवगाहन न हो। इसे सारे ज्ञान सारे ज्ञान हो निर्विकल्प को छोड़ना है। निर्विकल्प को छोड़ करके जितने भी ज्ञान होते हैं वो सब विशेषण विशेष्य के संबंधों का अवगाहन अवश्य करते हैं। इसलिए सारी की सारी बुद्धियां विशिष्ट बुद्धियां होती है। घटा ज्ञान हमको हुआ, घटा ज्ञान हुआ तो हम घट को हमारे सामने दिखाई दे रहा है तो विशेष्य हो गया। और जो घटा मतलब घटत्ववान, जो भी वस्तु भाषित होता है स्वतंत्र रूप से भाषित नहीं होता है, किंचित धर्म पूर्वक भाषित होता है। घटा मतलब घटत्ववान, तो उसमें घटत्व हमको भाषित हो रहा है, तभी हमने आए घटा ज्ञान का। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कपड़े का घड़ा बनाकर कपड़ा होता है, कपड़ा को बढ़िया से मेंटेन करके फिर लाल कलर लगा करके आपको दिखते ही लगेगा घड़ा है, लेकिन वो घड़ा है नहीं। उसमें पानी डालेंगे तो पानी गिर जाएगा, घट नहीं। ठीक है, डेकोरेशन के लिए कागज का बनाकर रखा ही होता है, देखते हैं। तो कपड़े का घड़ा बना करके लाल पेंट करके आपके सामने रख दिया, तो आपको क्या ज्ञान होगा? अयं घटा ज्ञान होगा कि अयं पटा ज्ञान होगा? पटह ज्ञान। अयं पटा ज्ञान उसको होगा जिसको पहले से पता है कि कपड़ा का बना हुआ है। जिसको भ्रम हुआ है उसको तो घटत्व ही ज्ञान होगा। हाँ, वहां पर हमको क्या ज्ञान होगा? घटत्व का ही ज्ञान होगा जब भ्रम है। आप ज्यादा जल्दीबाजी मत रहिए, आराम से सुनिए। ठीक, घटत्व की बात नहीं कर रहे, हमको आकार पूछ रहे हैं, हमको क्या ज्ञान होगा, हम क्या बोलेंगे? नहीं, जब सामने आपको दिखाई दिया तो आप बोलेंगे क्या? अयं घटा। आप घटत्व तो बोलते नहीं, वो तो बोला नहीं जाता, वो बोला तो जाता जब सवाल आता है, उसके विशेषण
क्या है, आप बोलेंगे अयं घटः, समझ में आया? अब आप बताइए, जब आप बोल रहे हैं अयं घटः, तो वहां पर आपको आप जिस उंगली से दिखा रहे हैं ना अयं घटः, किसको दिखा रहे हैं? घट को दिखा रहे हैं, घट को दिखा रहे हैं। घट तो है नहीं, आप दिखाएंगे, आप पढ़ को दिखा रहे हैं, आपकी उंगली जुड़ता ही बोल रही है, आपकी वहां पर बुद्धि में थोड़ा गड़बड़ है। उंगली आपको जिसको दिखा रहे हैं वो पट है, घट को नहीं दिखा रहे, घट है नहीं, वहां से कैसे दिखाएंगे, है तो वहां पर पट, ठीक। तो आप जिसको उंगली से दिखा रहे हैं वो है पट, और उसमें जब हासिल हो रहा है आपको, आपने उसको घट क्यों बोला? क्योंकि उसमें आपको पटत न दिख करके घटत दिखा। पुराना जो संस्कार था आपको है, पहले से हम घट का ऐसा होता है कि हमारा संस्कार है किस प्रकार का आकार प्रकार कलर का घट होता है, वो घटत तो है, हमने घटत्व को देख लिया। तो पट के ऊपर हमको घटत्व भाषित हुआ, पट के ऊपर घटत्व भाषित हुआ। हाँ, कुछ प्रश्न? बैकग्राउंड की आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, तो पढ़ के इसको सुनिए, इसको तोड़, यहाँ प्रभाव में तोड़िए, है ना, यहाँ समझना जरूरी है। एक बहुत छोटी, मैं जो होता है मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बहुत छोटी छोटी बातें पढ़ाता हूँ। बड़ी बड़ी बातों को पढ़ाने में यहाँ सब अध्यापक प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं, मैं छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जिससे कि आपको बाद में उसमें बिल्डिंग खड़ा करने में सुविधा हो, ठीक है। न्याय इसीलिए कठिन माना जाता है, ये छोटी छोटी चीजों पर लोग ध्यान देते नहीं और बड़ी चीजें मुश्किल हो जाती है। आप छोटी चीजों पर ध्यान देंगे, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं, आपको समझना है कि जो चीज है उसको उसी रूप में समझना है, इसी को हम प्रमा कहते हैं, है ना। आपको शब्दों से ज्यादा घुमाना नहीं, न्याय शब्दों से ज्यादा घुमाता नहीं, लगता है कि घुमा रहा है अवच्छेद का अवच्छिन्न घटक का अवच्छिन्न पटक का अवच्छिन्न, वो घुमा नहीं रहा, वो सीधा कर रहा होता है। लेकिन आपको जब समझ नहीं आता है तो लगता है कि आपको घुमा रहा है ना। अभी मैं स्टेशन से आया, मुझे मेट्रो स्टेशन जाना था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो मैं इतना घूम करके फिर मेट्रो स्टेशन के गेट में आया, कितना घूम करके, जबकि एकदम सामने था, बाद में पता चला, मैं जब उसके मुंह में आया, अरे एक था, मैं सीधा आता तो मुझे इतना नहीं घूमना पड़ता, मेरा आधा घंटा चला गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था सीधा रास्ता कहाँ से, तो मैं थोड़ा भटक करके पूछताछ करके कहीं घूम करके आया, ठीक है। तो घूमना मेरी गलती है, क्योंकि मैं जानता नहीं उसके बारे में, या तो मुझे सीधा किसी से दूसरे से पूछ लेना चाहिए था, ठीक है, या तो मुझे कुछ दूसरा उपाय करना है। तो मैं कहूँगा इतना दूर है, स्टेशन इतना लंबा है, वास्तव में ऐसा है। तो न्याय सीधा करना है, न्याय में एकदम परफेक्ट चीज है, ठीक है। लेकिन सर एक छोटा सा प्रश्न है, हाँ आप रुकिए, थोड़ी देर बाद आपका प्रश्न थोड़ी देर में। तो इसमें हमको क्या चाहिए, छोटी छोटी चीजों को, जैसे बिल्डिंग खड़ी होती है तो छोटी छोटी चीजें हम एक एक ईटा जोड़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो सात पदार्थ है, संबंध है, विशेषण है, विशेष, इसको आप क्लियरली समझ लेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी जितना भी बिल्डिंग खड़ा करें उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। इसलिए बहुत सरल है न्यायशास्त्र। मैं तो पहले मध्यमा में व्याकरण पढ़ता था, बाद में शास्त्र में न्याय में सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो मुझे न्याय जो ज्यादा सरल लगा, और अभी भी मैं उस चीज को मानता हूँ कि है सरल है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्यों होती है, न्याय बहुत कठिन है, व्याकरण मुख बोलते हैं ना, व्याकरण मुख देखते हैं लोग डरा जाता है, घटक का अवच्छेद पटक का अवच्छेद का अवच्छेद, ठीक। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीजें हैं। लेकिन आपको थोड़ी सी बिल्डअप जो बेसिक चीजें हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, जिसको जोड़ घटाओ प्लस माइनस आता है उसको a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर समझ में आता है। लेकिन जिसको प्लस माइनस ही नहीं समझ में आएगा वो समझ नहीं पाएगा वो क्या है ना। इसलिए छोटी छोटी चीजें करेंगे, और ये किताब में जो चीजें लिखी वो छोटी छोटी चीजें हैं। 90 न्याय भाषा प्रति है ना, 90 न्याय के भाषा को बस दिया दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, तो मैं कहां पर था, तो हमने पढ़ को देखा, हम उंगली से पढ़ को दिखा रहे हैं, लेकिन हमको ज्ञान हो रहा है घटा, अयं घटा ज्ञान हो रहा है, ठीक है। इस ज्ञान आप इसमें बताइए, इसमें विशेष से क्या है? नहीं पटा, इसमें विशेष बनेगा पट, लेकिन जो विशेषण होगा वो बन जाएगा घट। इसमें आप अभी एक शब्द है ना यहाँ पर, एक होता है विशेषण, एक होता है प्रकार, है ना। पिछले पाठ में आपने पढ़ा प्रकार और विशेषण, प्रकार, ठीक है। तो विशेषण और प्रकार में थोड़ा सा भेद होता है,
विशेषण ज्ञान के बिना होगा नहीं। जब तक आप ज्ञान करेंगे नहीं कोई विशेषण विशेष बनेगा नहीं। लेकिन तो प्रकार कौन होगा कि जो भाषित होता है वो प्रकार होता है। इसलिए हम विशेषण को प्रकार, इसलिए हम थोड़ा सुविधा होती है प्रकार शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं। वो सामान्य विशेषण का प्रयोग किया जा सकता है, विशेषण का प्रयोग शब्द को नहीं कर सकते। विशेषण वही होता है जो वास्तविक में होता है, और प्रकार वो होता है जो भाषित होता है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको दिखाई क्या दे रहा है, मतलब वहां पर आपको दिखाई क्या दे रहा है, मतलब है क्या, चक्षु का संधि का किसके साथ हो रहा है, चक्षु का संधि पट के साथ हो रहा है। तो है वो पट जो है वो विशेष है, लेकिन उसमें भाषित क्या हो नहीं, उसका वो धर्म भाषित होता है। उसमें घटत्व भाषित हुआ, उसमें घटत्व भाषित हुआ। ठीक है, उसमें रहता क्या है, पटत्व। जो पट है इसके साथ हमारा सन्निकर्ष हुआ, उसमें रहता है पटत्व, लेकिन हमको धोखा हो गया, उसमें भाषित हो गया घटत्व। तो जो भाषित हो रहा है वो प्रकार है। ठीक है, तो उसमें घटत्व हो गया प्रकार और पट हो गया विशेष। ये हो गया भ्रमात्मक ज्ञान। तो जब हमको भ्रम होता है तो वहां पर विशेष्य और प्रकार में सीधा सीधा संबंध होता नहीं। ठीक है, तो ये तो भ्रम वाली बात को हम यहाँ पर लाए। अभी हम विशेषण विशेषित में भी ले आते हैं, हमको ज्ञान हुआ घटा में आते हैं। अभी हम भ्रम की चर्चा क्यों करें, ठीक, अभी हम प्रमाण की चर्चा करते हैं। यथार्थ अनुभव घटा, तो घटा या ज्ञान जब हमको हुआ उसे विशेष हो गया घट, और विशेषण का प्रकार हो गया घटत्व। तो घटा का अर्थ हो गया घटत्व। हाँ, तो ये भी विशिष्ट बुद्धि है। विशेषण विशेष संबंधावगाही बुद्धि होने के कारण ये विशिष्ट बुद्धि है। ठीक है, तो विशिष्ट बुद्धि संबंध का लक्षण हमने कहा, विशिष्ट बुद्धि नियामकत्व संबंध से लक्षण, और विशिष्ट बुद्धि किसको कहेंगे, विशेषण विशेष्य संबंधावगाही बुद्धि को विशिष्ट बुद्धि कहेंगे। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो अभी आप पूछ सकते हैं यहाँ तो ऑनलाइन में। हाँ सर, छोटा सा प्रश्न ये है कि सामने पट है, मुझे भाषित हुआ घट है, तो इसका मतलब घटत्व जो मुझे प्रकार था जो आपने कहा जो भाषित हुआ वो पट में तो है नहीं, मेरे मन में है। तो इसका क्या ये मतलब हम निकाल सकते हैं कि जाति हमेशा बाह्य पदार्थ में नहीं होते हैं, हमारे मन में ही होती है? मन में एक ही जाति होती है, मन में जो जाति है मनस्व है, मन में पटत्व तो नहीं होते। आपका मन पट से नहीं बना है, मन में जो होती है मनस्व जाति होती है, मन में द्रव्य तो जाति होती है। आपने कब से मान लिया कि आपके मन में पटत्व तो जाति है? नहीं, मेरा प्रश्न पूछने का तात्पर्य ये था कि जब हमें ज्ञान होता है तो हम क्या ये कह सकते हैं कि घटत्व पटत्व इत्यादि जो जातियां हैं वो हम खुद बना लेते हैं, बाह्य पदार्थ में नहीं होती, वरना मुझे पट में घट का आभास नहीं होता। घटत्व पटत्व जातियां नित्य होती है, हम बना नहीं सकते उनको। ठीक है, हम उनको नहीं बना सकते। हम बनाना होता तो हमको कुमार की जरूरत नहीं पड़ती है ना, हमको पैसा देकर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। हम घट भी नहीं बना सकते, हम घटत्व भी नहीं बना सकते। हम उन दोनों का ज्ञान करते हैं बैठकर, है ना, मनन चिंतन मनन विश्लेषण हम पदार्थ का करते हैं। तो जो धर्म जहाँ पर बात है नहीं वहां पर वो भाषित हो रहा है, उसको हम कहते हैं ज्ञान, हमारा परमात्मा ज्ञान है, उसको हम अप्रमा कहते हैं। ठीक है, हम उसको बनाते नहीं, हम बना नहीं सकते, लेकिन हम ज्ञान कर सकते हैं और वो ज्ञान हो रहा है। ज्ञान सही है तो हम उसको प्रमा कहेंगे, ज्ञान हमारा गलत है। जो वस्तु जहाँ पर विद्यमान है, घट में घटत्व विद्यमान है, हम उसको जान लिया कि हाँ घट में घटत्व है, घटत्ववान घटा, तो यथार्थ ज्ञान हुआ। हमने ना वहां घट को बनाया ना हमने घटत्व को बनाया, हमने जाना। और जब हमने पट को देखकर आयन घटा ज्ञान हुआ, रज्जु को देखकर जो सर्प आयन सर्प ज्ञान होता है, वहां हम सर्प को बना रहे हैं ना हम रज्जु को बना रहे हैं। सर्प का हमको ज्ञान पहले से था, वो स्मरण हो गया उसका संस्कार की वजह से, कई सादृश्य आदि होने से वहां पर भाषित हुआ। भाषित हुआ तो हमने बनाया नहीं, हमको वहां प्रतीति हुई पूर्व संस्कार के कारण, तो हमको ज्ञान हो गया अयम सर्प आदि परमात्मा ज्ञान। हम कुछ भी बना रहे हैं, हम ज्ञान बना रहे हैं, हम एक ही चीज बना रहे हैं, वो है ज्ञान। जो उत्पन्न हो रहा है हमारे आत्मा में वो है ज्ञान। परमात्मा भी उत्पन्न हो सकता है, परमात्मा भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन हम विषय को घट को अथवा घटत्व को नहीं बना रहे हैं। नहीं। और कोई प्रश्न? हाँ, पटं दृष्ट्वा अयं घटः इति ज्ञानम् आयाति इति आदर्शरूपेण भ्रमात्मकं ज्ञानं वयं स्वीकर्तुं न शक्नुमः। यतोहि यस्य कस्यापि पटं दृष्ट्वा अयं घटः इति ज्ञानं तत्र दुष्करः एव। अतः कन्दुकं दृष्ट्वा यदि अयं घटः इति भ्रमात्मकं ज्ञानं यतोहि भ्रमात्मकं ज्ञानम्
आवश्यकं चेत् तत्र सालक्षणं गत्वा साम्यता आवश्यकं यतोहि घटकाश्रयो तत्र दर्शने काचन साम्यता तु वर्तते अतः तत्र दृष्टान्तद्वयेन इदं दृष्टान्तं स्वीकर्तुं शक्यते। भवान् इदानीं विलम्बेन अत्र प्रविष्टो वा? अस्माभिः अत्र एकः विशिष्टः पटः निर्मितः आसीत्, घटसदृशः पटः। अत एव अस्माभिः एकः तथा पटः निर्मितः यः घटाकारः एवं अत एव पटस्य दृष्टान्तः अस्माभिः अत्र उक्तं। सामान्यतः तथा दृष्टान्ते नोच्यते प्रसिद्धम् उदाहरणं तु सुप्तिरूप्यम् एवं पुनश्च रज्जुसर्पः एकम्। और कोई प्रश्न? अस्तु, तो हम थोड़ा अब ग्रंथ पढ़ लेते हैं। ग्रंथ में क्या है? सत्संबंध सन्निकर्षः सत विभिन्नयोर वस्तुयोर विशेषण विशेष्य भाव प्रयोजकः। अब एक पंक्ति भी आता आ गया, विभिन्न वस्तुओं में विशेषण विशेष भाव का जो प्रयोजक है वो संबंध। संबंध होने पर ही विशेषण विशेष भाव होता है। यदि संबंध नहीं हो रहा है और विशेष, इसी में का घटम घटा भूतलम च, तो वहां पर दोनों में परस्पर विशेषण विशेष भाव नहीं बन रहा है घट भूतल के बीच में, तो वहां संबंध भी नहीं है। वो वस्तुतः हो सकता है लेकिन हमको ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, यदि हमको घटवत भूतल में ज्ञान होगा, संबंध का ज्ञान होगा, तभी हम वहां पर विशेषण विशेष भाव बनेगा। संबंध का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक विशेषण विशेष भाव नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया दंडी पुरुष, तो दंडी पुरुष है तो पुरुष जो है उसने दंड ले रखा है हाथ में, तो दंडवान पुरुष ऐसा जब ज्ञान हुआ तो उसमें दंड हो गया हमारा विशेषण, पुरुष हो गया विशेष्य। उन दोनों के बीच में विशेषण विशेष भाव का जो प्रयोजक है, क्यों दंड विशेषण हुआ, क्यों पुरुष विशेष हुआ, क्योंकि उन दोनों के बीच में संबंध है। उस संबंध का नाम है यहाँ पर संयोग संबंध। दंड पुरुषयो अंतरा संयोगम, दंड और पुरुष के बीच में संयोगम, अंतरा मतलब बिना, संयोग के बिना नहीं, अंतरा मतलब यहाँ पर मध्य, दंड पुरुषयो अंतरा, दंड और पुरुष के बीच में संयोगम बिना, जब तक, क्योंकि बिना के लिए आगे शब्द अलग से ही है। दंड पुरुषयो अंतरा, दंड और पुरुष के बीच में संयोग जब तक नहीं होगा तब तक दंडी पुरुष इस प्रकार के विशेषण विशेष भाव की प्रतीति न स्यात्। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर, सब बढ़िया है। तो सर ऐसा भी कह सकते हैं ना कि जब भी मैं कोई, मुझे ज्ञान हो और मुझे ज्ञान हुआ कि कोई पदार्थ है, तो इसका मतलब पदार्थत्व हमेशा विशेषण बनेगा ही, क्योंकि समवाय से रहता है उसमें, इसलिए हमेशा कोई भी ज्ञान होता है तो विशेषण विशेष्य वाला ही ज्ञान होगा। पदार्थत्व समवाय संबंध से रहता है, आपने कैसे जान लिया? क्योंकि तभी तो मैंने बोला ना ये घट है, तो घटत, आपने जैसे पहले कहा कि घटत्व घट में समवाय से रहता है, तो घटत्व के ज्ञान बिना आपने घट तक आ नहीं सकते थे, लेकिन आपने घट बोल दिया, इसका मतलब घटत्व है उस घट में, ये आपको पता चल गया था। इसका मतलब विशेषण विशेष्य के बिना आप कभी बोल नहीं सकते पदार्थ क्या है। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक ठीक है। उससे नहीं आता है कि हम घट को पदार्थ बोलेंगे, उसमें पदार्थ तो जो भाषित होगा और समवाय संबंध से भाषित होगा, ये हमारे वाक्य से नहीं आता है जो आपने अपने से हाँ, मतलब प्रमा के संदर्भ में अगर प्रमा सही मैं पकड़ रहा हूँ तो हमेशा विशेषण विशेष्य संबंध होगा ही। यहाँ तक आप सही है। जब हम घट को हम पदार्थ बोलेंगे तो ये प्रमा है और घट में पदार्थ तो भाषित भी हो रहा है, यहाँ तक आप सही है। लेकिन वहां पर समवाय संबंध आया जो आपने कल्पना किया वो आप सही नहीं। अब आप बताइए क्यों नहीं सही है, ये भी तो आपको जानना जरूरी है। आपको समझ में आया यहाँ पर मैं क्या पूछ रहा हूँ और क्या पूछ रहे हैं? घटा है जब हम बोल रहे हैं तो वहां पर घट में घटत्व भाषित हुआ, घटत्वान घटा है, तो ये विशिष्ट बुद्धि हुई, क्योंकि सभी इतना मान लीजिए निर्विकल्पक एक होता है, उसको छोड़ करके सारी बुद्धियां विशिष्ट बुद्धि, तो वहां विशेषण विशेष का संबंध भाषित होगा। ठीक, तो हमने घट को घटा बोला तो घट में घटत्व भाषित हुआ, लेकिन हमने घट को बोलकर कहा कि अयम पदार्थ, ऐसा भी ज्ञान हो सकता है ना। घट को देख करके हमको ज्ञान हो सकता है यम पृथ्वी, ऐसा भी ज्ञान हो सकता है। इदम द्रव्यम, ऐसा ज्ञान हो सकता है। किसी व्यक्ति को देख करके अयम देवदत्ता, ऐसा जैसे ज्ञान होता है, उसी प्रकार से अयम मनुष्य भी ज्ञान हो सकता है। जब हम अयम मनुष्य कहेंगे तो उसमें मनुष्य तो विशेषण रूप में वास्तव होगा,
अयम देवदत्ता कहेंगे, उसमें देवदत्त विशेषण क्रिया भाषित हो रहा है। लेकिन हम अयम पदार्थ जब बोलेंगे घट को देख करके, उसमें पदार्थ जो घट है वो तो विशेष है, उसमें पदार्थत्व विशेषण है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत जो हमको है, उन्होंने जो कहा उसमें कहा कि पदार्थत्व जैसे घटत्व और घट के बीच में समवाय संबंध है, जैसा हमने कहा था, उसी प्रकार से पदार्थत्व और घट के बीच में समवाय संबंध है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वहां पर समवाय संबंध होता नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होता है आप बता सकते हैं? क्योंकि स्वरूप से रह रहा है, क्योंकि वो अखंड उपाधि, ऐसा कह सकते हैं, पदार्थत्व और घट। नहीं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि सवाल जवाब दे? नहीं, प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रश्न फिर पूछिए। जैसे पदार्थत्व, आपने कहा पदार्थत्व और घट में समवाय संबंध नहीं है, तो क्या स्वरूप संबंध है वहां पे? अखंड उपाधि है इसलिए। आप मतलब पुराना वाला आपका प्रश्न का सवाल होने वाला दूसरा सवाल है। हाँ सर, उसी से संबंधित है ये। नहीं ठीक है, पहले वाला प्रश्न का समाधान अभी हुआ नहीं। पहले आप जल्दी भागते हैं, आप जल्दी भागे, हम लोग की स्पीड है थोड़ा कम है। अभी हम पहले वाले सवाल में विचार कर रहे हैं, उसको विचार विमर्श करके समझ करके आगे बढ़ना है ना। आपने कैसे मान लिया? मैंने बोल दिया नहीं है तो आप मानकर चले हाँ नहीं है, चलो गुरु जी ने कहा नहीं चलते हैं, ये तो हमेशा मैं रहूंगा ना आपके सामने, आपको उसमें कारण पता होना चाहिए क्यों नहीं। ठीक, तो मैंने अभी इतना ही कहा कि पदार्थ और घट के बीच में समवाय संबंध नहीं होता। ठीक, आपने कहा पहले होता है, अब मैंने नहीं होता तो आप दूसरा प्रश्न मत करिए। प्रश्न करिएगा क्यों, जो कि मैं कर रहा हूँ, क्यों जब घटत्व और घट के बीच में समवाय संबंध आप बोल रहे हैं, तो पदार्थ तो घट में समवाय संबंध से रहना नहीं रहेगा, आप क्यों बोल रहे हैं? ये प्रश्न आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल है। हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको से पूछ रहा हूँ अभी कि इसका समाधान आपको पता है क्यों समवाय संबंध नहीं? हाँ, ये एकदम ठीक है। अभी आप यही उत्तर यहाँ पर सही है। समवाय संबंध के 5 नियत स्थल हैं। वो भी क्यों है उसको जातिवाद की बात आएगा, लेकिन अभी क्योंकि आरंभ में हम पढ़ रहे हैं तो ये सही उत्तर है। समवाय तो हमको ये पता होना चाहिए कि समवाय संबंध कहाँ-कहाँ होता है और सहयोग संबंध कहाँ-कहाँ होता है। ठीक है, तो वो हम क्रमशः ग्रंथकार बताने वाला है, तो हम एक-एक करके उसमें आएंगे। तो अभी हम इतना कहेंगे कि पदार्थ और समवाय संबंध के जो 5 स्थल दिए गए हैं, है ना, अवयव, अवयवी, गुण, गुणी, क्रिया, क्रियावान, जाति, व्यक्ति, विशेषण, विशेष, तो पदार्थ तो उनमें से कहीं पर भी आता नहीं है। वो न तो अवयव अवयवी है, न गुण गुणी है, न क्रिया क्रियावान है, न जाति व्यक्ति है, न विशेषण। उसमें भी सवाल हो सकता है क्यों, तो उस पर हम बाद में आएंगे, यहाँ का नहीं संबंध के नंबर का भी आएगा, तो हम एक-एक करके समवाय संयोग की बात करने वाले हैं। इसलिए अभी मैं इतने समाधान आ गया कि पदार्थ तो उन समवाय के 5 जो स्थल निश्चित है, जहाँ समवाय संबंध होता है कहा गया है, वहां पर पदार्थ तत्व की गणना नहीं, उससे बाहर है। इसलिए पदार्थ तत्व कभी भी समवाय संबंध से नहीं रहता, वो जाति नहीं, पदार्थ तत्व जाति नहीं है। क्योंकि जाति कहाँ रहती है, आपको पता है जाति कहाँ रहती है, कहाँ रहती है? द्रव्य गुण कर्म 3 जगह जाति रहती है, और पदार्थ तत्व कहाँ रहता है? 7 जगह पर। तो आप एक गांठ बांध लीजिए, कोई भी ऐसा चीज जो द्रव्य गुण कर्मों को छोड़कर बाकी में रहता हो, अन्यत्र में रहता हो, वो जाति नहीं, बस सीधी बात है ना। कोई किसी पदार्थ क्यों जाति नहीं, भाई द्रव्य गुण कर्मों को छोड़कर भी तो बाकी रह रह रहा है, और जाति का नियम है कि द्रव्य गुण कर्म 3 में रहे। तो कहीं भी पीछे तो लगाओ, उसको हम जाति नहीं कहेंगे, है ना। गुरुत्व तो जाति है, गुरुत्व गुण है, तो गुरुत्व गुण है, उसमें रहने वाली जाति क्या है? गुरुत्व तो जाति है, समझ? ठीक है, पदार्थत्व तो जाति नहीं है, प्रमेयत्व तो जाति नहीं है, अविधेयत्व, वाच्यत्व ये सब जाति नहीं है ना। तो द्रव्य गुण कर्म 3 को भी छोड़कर रहते हैं, जाति नहीं, तो उसको हम जो जाति नहीं होती उनका एक नाम दे देते हैं अलग से, उपाधि, है ना। उपाधि के अखंड अखंड आवृत्त फल किया है। ठीक है, तो एक सवाल है, तो ये अभी समझ में आ गया। तो जब हम पदार्थ बोलेंगे घट को, अयम पदार्थ, तो वहां पर हमको समझ में क्या समझना चाहिए, वहां पदार्थ तो विशेषण है और घट जो पदार्थ विशेष्य है, और उन दोनों का जो संबंध होता है वो स्वरूप संबंध होता है। और स्वरूप कहाँ होता है वो हम बताएंगे। ठीक है, ओके, हम क्रम से यहाँ पर
आपने कहा कि गुरुत्व जो है वो गुण है, लेकिन द्रव्य गुण कर्म में ही है गुरुत्व, तो इसका मतलब गुरुत्व भी तो जाति हो सकती है ना, वो थोड़ी सामान्य में रहती है गुरुत्व। गुरु तो गुण है, हाँ, तो इसका मतलब वो द्रव्य, मतलब आप कह रहे जाति द्रव्य गुण कर्म तीनों में होनी चाहिए कि तीनों में से एक में कम से कम होनी चाहिए? कहीं भी, या तो द्रव्य में या तो गुण में या कर्म, तीनों हाँ, में यानी कि गुरुत्व गुण है, तो अगर गुरुत्व गुण है तो वो सामान्य विशेष अभाव में तो रहती नहीं है, तो इसका मतलब गुरुत्व जाति हो सकती है ना, उसके लिए गुरुत्व तत्व की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अरे गुरु तो गुण है तो उसमें कोई जाति रहेगी नहीं। हाँ, अच्छा, उसमें आप जा रहे हो, तो लेकिन गुरु में गुरुत्व जाति से रह रही है ना, वैसे देखें नहीं, गुरु तो गुण पदार्थ है। गुरु में गुरुत्व रहता है ऐसा नहीं है, आप वो समझ रहे हैं, गुरु में गुरुत्व रहता है, गुरु में रहने वाला गुरुत्व अलग है, वो बात है। आप तर्क संग्रह पढ़े हैं? पढ़ रहा हूँ अभी। आपने तर्क संग्रह की पढ़ाई की है? नहीं, थोड़ी की है, पूरी नहीं की है। आपको 24 गुणों के नाम पता है? हाँ, नाम ओरली नहीं पता, लिखे हुए हैं। हाँ, आप बताइए थोड़ा सा गिन करके, रूप रस। गिनिए थोड़ा। गंध, स्पर्श, फिर उसके बाद आपको एक दूसरे सेशन जब हम 3 बजे शुरू करेंगे तब आप सुनाएंगे। ठीक है, हाँ, इच्छा, द्वेष, अभी जो बोलने के बाद जो सेशन होगा, हाँ, तब आप हमको 24 गुण साथ में बता सुनाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं, सवाल करने वालों के लिए कुछ भूमिका चाहिए ना, तभी आप सवाल कर सकते हैं। आप सवाल करने से मना नहीं करता, लेकिन आपको कुछ आपके सवाल इसलिए आ रहे हैं कि आपकी कुछ भूमिका न्याय के लिए जो चाहिए वो है नहीं। आप सवाल करते रहिए, लेकिन आप शाम को 2 बजे शुरू होता है ना, 3 बजे तो मतलब के ब्रेक के बाद जो सेशन होगा उसमें हम आपसे सुनेंगे पहले कि साथ पर आप वीडियो ऑन करके बिना कुछ करते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ सर। चलिए, और कोई प्रश्न? तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तो विशिष्ट बुद्धि आपको समझ में आया, विशेषण समझ में आया, विशेषण समझ में आया, विशेषण इसमें कोई संबंध होने पर विशिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति हुई। तो संबंध, अब जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि संबंध कितने होते हैं, संबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं, संबंध कितने भी हो सकते हैं। हम लोग बनाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं, हम गणना नहीं कर सकते कितने संबंध होते हैं। लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ प्रसिद्ध संबंध है, स्वयं ग्रंथकार आगे बताएंगे तो उसमें हम धीरे धीरे जाएंगे। यहाँ पर आगे जो बता रहे हैं, संबंधस्य द्विविधः, साक्षात परंपरा वेदात। एक साक्षात संबंध होता है और दूसरा परंपरा संबंध होता है। तो साक्षात किसको कहेंगे? तो देखो, सीधा शब्द से आता है, हमको जो व्याख्याकार ने किया उसके वास्तव में जरूरत है नहीं, उन्होंने लेकिन बता दिया। साक्षात शब्द मतलब बीच में कोई व्यवधान ना हो, डायरेक्ट है ना। और परंपरा मतलब बीच में कोई आ रहा है, किसी दूसरे आपको इंटरव्यू करा रहा है, देखो हम ऐसे हैं वैसे इसलिए हो, ठीक है। तो एक संबंध के पेट में दूसरा संबंध है, संबंध से घटित जो संबंध है वो परंपरा संबंध हो जाएगा। और जहाँ पर दो पदार्थ के बीच में एक संबंध है वो बस शुद्ध संबंध है, वो संबंध हो गया साक्षात संबंध। तो उसमें क्या लिखा है? संबंधांतरा घटित संबंध साक्षात संबंध। संबंधांतर से अघटित जो संबंध है वो साक्षात संबंध है। जैसे संयोग संबंध, जैसे आगे उदाहरण दिया रूपवान पुरुष, रूपवान पुरुष उदाहरण दिया है ना। तो पुरुष में रूप रहता है नहीं रहता? कुरूप भी तो होते हैं पुरुष, नहीं? वो भी रूपी है। रूप तो रहेगा ना, काला नीला 7 प्रकार के शुक्ल नीला पीत रक्त। रूप मतलब रूपवान पुरुष मतलब सौंदर्य की बात यहाँ पर नहीं हो रही नहीं है ना। वो बस पदार्थ देखता है, सौंदर्य की बस की बात है, उसके लिए तो काव्य रसिकों की बात है, कुछ है ना, कुछ भी निकालने के बाद रस उत्पत्ति कर देते। तो हम लोग उतना कर नहीं पाते, तो हम लोग रूपवान पुरुष है। ये तो कम से कम रसिक होता तो वहां रूपवती नारी ऐसा उदाहरण लिखते कम से कम, है ना। रूपवान पुरुष है जैसे नहीं, लेकिन हम क्या करें। तो यहाँ पर विशेष हो गया, पुरुष विशेष हो गया। अच्छा, मैं एक चीज मैं आपको पूछता हूँ, ठीक? एक उदाहरण है, एक वाक्य में लेता हूँ, नीलो घटः, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण। नीलो घटः, घट
नील शब्द का प्रयोग होता है, ठीक, नीला, तो नीलो घटा जब हम प्रयोग करते हैं, जब हम, अथवा मैं और सरल करता हूँ, इसमें थोड़ा क्योंकि समान भी हो रहा है, तो मैं एक प्रयोग लेता हूँ, वन्यमान पर्वत, नैयायिकों का प्रसिद्ध उदाहरण, वन्यमान पर्वत हमने प्रयोग किया, ठीक है। आपको ध्यान देना, ये व्याकरण से और न्याय से दोनों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज करने का प्रयास करूंगा आप लोगों को, होना नहीं है ना। तो प्रयोग है वन्यमान पर्वत, ठीक है। अब दो पर्वतों को हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एक वचन में वन्यमान प्रयोग किया, तो द्विवचन में क्या करेंगे, पर्वतों करेंगे, ठीक है। और बहुवचन में वन्यवन्तः पर्वतः, ऐसा क्यों होता है, वन्यमान पर्वतः क्यों नहीं हुआ, लिंगम यदि वचनम यात विभक्ति विशेषस्य लिंगम सैव विभक्ति विशेषणस्यापि, विशेषण विशेष में समान लिंग वचन विभक्ति का नियम, ये नियम है। अब आप बताइए वन्यमान पर्वत जो प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, पर्वत विशेष्य और वन्य विशेषण है, ठीक है, पक्का है, पक्का, वन्य विशेषण है, पर्वत विशेष्य, ऐसा आप बोल रहे हैं, ठीक है। और नियम बोलता है कि विशेष्य विशेषण में समान वचन विभक्ति का नियम है ना। जब हम पर्वतों बोलेंगे तो हमने वन्यमंतो पर्वतों क्यों बोला, वन्य शब्द जब वन्य जब विशेषण है तो वन्य से द्विवचन आना चाहिए, वन्यमंत से द्विवचन क्यों आया, प्रश्न समझ में आया। जब वन्य एक बात प्रश्न, तो वन्य बात का शब्द है, तो वन्य का रूप कैसे चलेगा, वन्य का रूप कैसे चलता है, वन्य हरी हरी हराया, वन्य वन्य बनाया, तो वन्य मान पर्वतों ऐसा प्रयोग होता है, लेकिन न्याय दृष्टि से मैं ऐसा देखता हूँ, क्योंकि नियम आप मानते हो विशेषण विशेषण समान वचन लिंग का नियम है। अब आपने बोला वन्य विशेषण है, तो वन्यमंतो ऐसा, तो वन्यमत यदि विशेषण आप बोलेंगे तब तो समझ में आता है, वन्यमत विशेषण है तो वन्यमंतो हो गया, क्योंकि विशेष्य में द्विवचन होने से वन्यमंतो हो गया, ये तो समझ में आता है। लेकिन आपने तो कहा नहीं कि वन्यमत विशेषण है, आपने कहा वन्य विशेषण है। जब वन्य विशेषण है और वन्य और वन्यमत शब्द का दो अलग अर्थ है, एक ही बात है नहीं वन्य और वन्यमत का, वन्य वाला तो पर्वत है, वन्य वन्य अग्नि है, तो वन्यमंतो ऐसा प्रयोग क्यों हुआ, नियम कहाँ चला गया, विशेषण विशेषण में समान वचन विभक्ति, ये मेरा प्रश्न है। आचार्य, वन्यमान पर्वतः, तत्र वन्यमान यः वर्तते सः पर्वतः एव अस्ति, नाम तत्र अभेदसम्बन्धः वर्तते। अस्तु, तेन मम प्रश्नस्य समाधानं जातम्। भवतां प्रश्नः वर्तते वह्निः इति विशेषणं, विशेषः पर्वतः, हाँ एवं, किन्तु तत्र वन्यमान पर्वतः इत्यत्र वह्निः विशेषणं, वन्यमान वन्यमान यः अस्ति सः विशेषः एव। तदेव वन्यमान सर्वैः तदेव उक्तं, तत्र पर्वतः विशेष्यः वह्निः विशेषणं, किन्तु वन्यमान विशेषः, वन्यमान विशेषः, पर्वतः विशेषः। विशेषणं किम्, वह्निः इति विशेषणम् अस्ति। अस्तु, तर्हि यः नियमः उक्तः यल्लिङ्गं यद्वचनं यावत् विभक्तिर्विशेषस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सैव विभक्तिर्विशेषणस्यापि, न तदेव वदामि, वह्निमान पर्वतः इत्यत्र यः वह्निमान सः पर्वतः एव अस्ति, सः वह्निमान यः वर्तते सः विशेषः एव। विशेषणं किम् अस्ति, विशेषणं वह्निः अस्ति खलु, वह्निमान इत्यत्र वह्निः विशेषणं, सत्यं। तर्हि यदा वह्निमन्तो यदा पर्वतो यदा वदामः तर्हि वह्निमन्तो इति किमर्थं, वह्नि पदार्थ द्वितीया विभक्ति अपेक्षिता, वह्निमत् पदार्थ कथं द्वितीया विभक्ति यतोहि वह्निः अस्ति इति मम प्रश्नः। वह्निमन्तौ इत्यस्यापि अर्थः पर्वतौ एव।
तो अर्थः तदेव अस्माभिः तत्र अस्माकं मतभेदः नास्ति। मम प्रश्नः किमर्थं वह्निमत् शब्दात् औविभक्ति वह्निशब्दात् कुतः औविभक्ति न नियमानुसारं तु विशेषणपादकात् पदात् औविभक्तिः लिखिता विशेषणं तदेव उच्यते। इसको मान करके विशेषण और विशेष्य अवेदा नहीं, वन्य और वन्यमान एक ही है कि अलग चीज है? वेद में लिखा रहेगा वन्य और वन्यमान एक है तो भी हम तो नहीं मानेंगे। मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, तो अलग अलग चीज है। तब तो समस्या है, समस्या दिखाई दे रही है। वन्यमंतो इत्यत्र वन्यमंतो पर्वतो यदा बताया कथं तत्र वन्यपदोत्तरम् औविभक्ति अस्ति। औविभक्तेः प्रकृतिका तत्र वन्यमान तो पर्वत एव न विशेषणं। विशेषणं किं? वन्य विशेषणात् औविभक्ति अपेक्षिता नियमानुसारं विशेषे लिङ्गवचनं तदेव विशेषणे इति न तो विशेषणवती। अवगतम्? प्रश्न अवगत है एवं पहले समस्या आपको समझना क्या है, पहले मैंने पूछा क्या है समझना जरूरी है, प्रश्न समझ में आना जरूरी है, उसका उत्तर आपको सोचना है, फिर आप बताएंगे कोई बात नहीं। लेकिन प्रश्न नहीं समझ में आएगा गोल गोल वगैरह गड़बड़ हो जाएगा। आपको समझना है, मैं फंसाने के लिए पूछ रहा हूँ, मैं समझाने के लिए पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा फंसाया जैसा कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाए। ये मेरी थोड़ी सही है, मैं एकदम से लेक्चर करके आगे बढ़ता नहीं हूँ। 3 दिन बाद पूछने बाद फिर कुछ तो बताया था हो जाता है, इसलिए कम से कम थोड़े बातचीत हो, थोड़ा कंक्रीट हो, मजबूत हो। सर आपका प्रश्न अगर ठीक से समझा तो ऐसा है कि वन्नी जो है वो विशेषण है और जो पर्वत है वो विशेष्य है। तो जो विभक्ति जो लगा रहे हैं वो मान पे लगा रहे हैं, नहीं कि वन्नी पे, जबकि विशेषण और विशेष्य दोनों की एक विभक्ति लिंग इत्यादि होनी चाहिए थी। तो यही प्रश्न है ना आपकी, मान के संबंध के ऊपर हम क्यों विभक्ति चेंज कर रहे हैं? एकदम वही प्रश्न है ना, प्रश्न क्लियर है। तो अब और ये समस्या है कि नहीं? समस्या दिखाई दिया? हाँ सर, समस्या दिखाई दी है। समस्या दिखाई दे रही है। अब ऐसा कर लेते हैं कि वन्यमान तो हम कहेंगे वो विशेषण है, क्योंकि वो नियम जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं उससे तो ये क्लियर है कि हम वन्यमंतो पर्वतो बोल रहे हैं, वन्यमंता पर्वता बोल रहे हैं, अर्थात वन्य पर्वत विशेष्य है और वन्यमत ये विशेषण है ना? वन्यमत विशेषण है, आप बोल हो गया काम खत्म। ऐसे कैसे वन्यमान को विशेषण ले, क्योंकि मान तो संबंध है वहाँ। विशेषण बनाएंगे तो वन्यमान पर्वतः वन्यमंतो पर्वतो वन्यमंतः पर्वता, ये हमारा जो नियम है विशेषण विशेष्य का समान वचन करने का नियम सब यहाँ पर अच्छे से लागू हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है, तो हमारी समस्या समाधान हो जाती है। तो हम पर्वत को मान लेंगे विशेष्य, वन्यमान को मान लेंगे विशेषण। कोई दिक्कत? ऐसा करने पर समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, संबंध का है, हो गया समाधान। लेकिन कोई प्रश्न और खड़ा हुआ? सर फिर विशेषण और विशेष से आगे हो जाएगा, अगर वन्यमंतो पर्वतो हो जाएगा तो विशेष में विशेष योग अवेदा हो जाएगा। अब ये दूसरा प्रश्न है, आइए हम पर्वत को विशेष बना करके वन्यमत को विशेषण बनाते हैं, तो वन्यमत तो पर्वत ही तो है, उसी भिन्न है नहीं हो, तो विशेषण वही विशेषण वही विशेष क्यों? विशेष ही विशेषण हो रहा है ना विशेषण, तो विशेषण विशेषण में भेद होता है, तभी हम एक विशेषण बोलते हैं विशेषण बोलते हैं, या तो हम दोनों में विशेषण बोले या तो दोनों में विशेषण बोले, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो विशेषण विशेषण में भेद होना चाहिए। यदि हम वन्यमत को विशेषण कहें, पर्वत को विशेष बनाएं, तो यहाँ पर तो अवैध हो जाएगा। तो विशेषण विशेषण बनेगा कैसे? बनना ही नहीं चाहिए। ये दूसरा प्रश्न उपस्थित हो जाएगा यदि हम वन्यमत को विशेषण मानेंगे, तो ये दोनों तरह से फंस गए है ना, उभयता पाशर जो बोलते हैं। ये क्या बोल, ये तो व्याघ्र तत्व नदी, ये हो गया प्रश्न। समझ में आया? प्रश्न समझ में आया? अभी का समाधान
समाधान में कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। व्याकरण का जो नियम है, यल्लिंगम एकवचनम याद विभक्ति विशेषस्य तल्लिंगम तद्वचनम विभक्ति विशेषणस्यापि। ये विशेषण विशेष एक ये नियम ऐसा बोलता ही नहीं है कि विशेषण और विशेषण में समान वचन विभक्ति होनी चाहिए। ये नियम बोलता ही नहीं। वो नियम क्या बोलता है? विशेषण वाचक पद और विशेष्यवाचक पद में समान वचन विभक्ति होनी चाहिए, ऐसा। हम लोग पद और पदार्थ के बीच के भेद को छोड़ देते हैं, इसलिए भ्रम हो रहा है। इसलिए मेरा प्रश्न आपको घुमा रहा है। हम जब बात कर रहे हैं पर्वतों वन्यमान, है ना, तो हम पर्वत में अग्नि की बात कर रहे हैं। हम पर्वत शब्द और अग्निमान शब्द की बात नहीं कर रहे हैं। न्याय शास्त्र अर्थशास्त्र है। जब हम व्याकरण पढ़ते हैं वो शब्द शास्त्र है। व्याकरण में अग्नि माने अग्नि शब्द, न कि अग्नि। हम बोले नहीं सकते, अर्थ को ले लेंगे ना। वो आगे ना लोग एक सूत्र है उसके लिए, ओके, किस वहां पर जो है शब्द से शब्द को लेना चाहिए। स्वम रूपम शब्द से शब्द संज्ञा, तो उसको हमको व्यवहार में लगाना है, केवल व्याकरण पढ़ने से नहीं। यहाँ काम का चाहिए, बहुत काम का चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए, जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो पर्वत अर्थ, वन्य अर्थ दोनों अलग चीजें। पर्वत अलग है, वन्य अलग है। जो वन्यमान है वो पर्वत है, अर्थ में कोई भेद नहीं। लेकिन जब हम वन्यमान पर्वत बोल रहे हैं, वन्यमत पद और पर्वत पद दोनों भिन्न भिन्न हैं। पर्वत और अकारांत पुल्लिंग है और वन्यमत और नकारांत पुल्लिंग शब्द है ना। उसका रूप अलग चलता है, वन्यमान वन्यमंतो वन्यमंत, और उसका पर्वता पर्वतो पर्वता चलता है। तो वन्यमत पद अलग है, भिन्न है, पर्वत पद अलग है। तो विशेष्य है उसका पर्वत। विशेष्य जब विशेषण हम बात कर रहे हैं न्याय पढ़ाते समय में, हम अर्थ को पूछ रहे हैं, आप पद नहीं पूछ रहे। तो वन्यमान पर्वत जब हमने बोला तो इसमें विशेष्य कौन है? पर्वत है। विशेषण कौन है? वन्य है, क्योंकि पर्वत में वन्य रहता है, दोनों पदार्थ है। लेकिन आप जब आप बोल रहे होते हैं, विभक्ति लगा रहे होते हैं, आप पर्वत से विभक्ति लगाते हैं कि पर्वत वाचक पद से विभक्ति लगाते हैं? आपने पर्वत में कहीं देखा कि शू लगाए बगल में अथवा औ लगाए, जो पर्वत के बगल में औ नहीं देखा है ना? होता नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जब व्याकरण पढ़ रहे होते हैं, हम शब्द सिद्धि कर रहे होते हैं, तब हम पर्वत से शू आया बोलते हैं। तो हम पर्वत से शू आते नहीं होते, वो पर्वत वाचक पद से शू विभक्ति आती है। लेकिन हमारा अभ्यास है राम शू बोलने का। राम से शू आया, राम से क्यों शू विभक्ति आएगी, राम से क्यों औ विभक्ति आएगी, उसको संभव भी नहीं है। मतलब लेकिन आपको पता है राम जो शब्द राम को इससे शू विभक्ति आती है, तो वहां पद की बात हो रही है। लेकिन हम बोलते समय वो अलग करते नहीं, क्योंकि इस प्रकार से अंडरस्टूड है। आप कभी हर बार नहीं बोल सकते राम शब्द से हमें शू विभक्ति आया, आप हमेशा वही बोलोगे, क्योंकि उसको इसीलिए बांध देते वहां बना रहेगी स्वरूपम शब्द से शब्द संज्ञा, वो जान के देखिए गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो पर्वत एक विशेष्य, पर्वत विशेष्य है और विशेषण कौन है? वन्य। लेकिन पद तो दो ही है, पर्वत और वन्यमान दो पद है। तो एक विशेष्यवाचक पद है, एक विशेषणवाचक पद है। विशेष्यवाचक पद है पर्वतः, पर्वत जो पद है हम जो बोल रहे हैं मुंह से, वो जो वहां है वो नहीं है ना। और वन्यमान जो हम बोल रहे हैं वो विशेषणवाचक पद है। तो विशेष्यवाचक पद में जो लिंग वचन विभक्ति आती है, विशेषणवाचक पद से वो लिंग वचन विभक्ति आ गई। पर वन्यमंतो पर्वत हो गया, वन्य तो विशेषण है नहीं, वन्यमान तो एक तो पद है, विशेषणवाचक पद। ठीक है, इसलिए वो समस्या वहां पर कहीं ज्यादा होती। दोनों में कोई नियम भी अपनी जगह पर सही है, हमारा अपना जो विशेषण विशेष्य रूल है वो भी अपनी जगह पर सही है। शब्द शास्त्र और अर्थशास्त्र को दृष्टि, जब आप शब्द शास्त्र पढ़े तो शब्दों को आगे रखें, जब आप अर्थशास्त्र पढ़े अर्थों के सामने रखें। ठीक है, तो हमने प्रयोग किया। तो मैं इसलिए यहाँ पर भगवान पुरुष से बोल रहा था ना, यहाँ से मुझे दिमाग में आएगी ये कंक्लूजन है। हरे को होता है, हरे को होता नहीं, मुझे जब सवाल करते हैं तो होता है। ऐसे सवाल नॉर्मल कोई करता भी नहीं। वो हम लोग जब दोनों शास्त्र पढ़ते समय में अपने हिसाब से काम चला के, हमको कभी संदेह नहीं होता उसमें। ठीक है, लेकिन संदेह होना चाहिए। न्याय जो है वो संदेह करता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, प्रश्न आता है, प्रश्न करना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं। भगवान पुरुषा यह प्रयोग हमने किया, तो इसमें विशेष्य कौन है? वो हाँ, ये पुरुषा नहीं बोलना। अब देखिए वो पुरुषा सुन करके तो मेरा मुझे संदर्भ याद आया। ठीक, जब आप पुरुषा बोल रहे होते हैं, पुरुषा जब विषय लगाते हैं, तो आप वो पद बोल रहे हैं, आप अर्थ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है,
लेकिन आप लिखेंगे तो आपको देखिए लिखा है पुरुषा दिखाइए, लिखा तो पुरुषा विसर्ग लगाकर लिखा हुआ है। तो हमारे सामने एक समस्या है, हमारे सामने एक समस्या है, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं तो हमारे सामने एक ही तत्व, एक ही चीज है जिसके द्वारा हम सब कुछ करते हैं, वो है हमारा शब्द। मैं जो बोल रहा हूँ क्या है? शब्द। अब शब्द को बताने के लिए भी मेरे पास शब्द है, जैसे घट को बताने के लिए घट अर्थ है, अर्थ को बताने के लिए भी मेरे पास शब्द है। उसने घट ऐसा बोला, अभी हम घट से क्या समझते हैं? शब्द समझते हैं। भूतल में घट है, यहाँ घट शब्द किसको बता रहा है? अर्थ को बता रहा है। उसने घट, भूतल में घट है ऐसा कहा, यहाँ पर घट शब्द किसको बता रहा है? शब्द को बता रहा है, उसके द्वारा उच्चारित शब्द को बता रहा है। तो मैं तो घट ही बोल रहा हूँ, तो घट शब्द को बताने के लिए भी मेरे पास घट शब्द है, घट अर्थ को बताने के लिए मेरे पास घट शब्द है। मुझे घट का ज्ञान हुआ, घटा ऐसा ज्ञान मुझे हुआ, तो यहाँ घटा ऐसा मुझे ज्ञान हुआ, तो यहाँ पर घटा किसको बता रहा है? मुझे घटा ऐसा चक्षु और घट के संधिका से होने के अनंतर घटा ऐसा ज्ञान हुआ, मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ घटा जब मैंने बोला तो ये मैं किसको बता रहा हूँ? घट शब्द, ज्ञान को बता रहा हूँ, मैं ज्ञान को बता रहा हूँ। घटा ऐसा मुझे ज्ञान हुआ, जब घट सामने है, चक्षु और घट का संधिका से होने के अनंतर घटा ज्ञान हुआ, घटा ऐसा मुझे ज्ञान हुआ। ठीक है, तो मैं शब्द को बताने के लिए भी शब्द का प्रयोग करता हूँ, मैं अर्थ को बताने के लिए भी शब्द का प्रयोग करता हूँ, मुझे ज्ञान को बताने के लिए भी शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो जब मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ उस समय आप वो शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? शब्द के लिए प्रयोग किया जा रहा है, या अर्थ के लिए प्रयोग किया जा रहा है, या ज्ञान के लिए प्रयोग किया जा रहा है, या आप समझ लेंगे संदर्भ से, तो आप मुझे, मेरी और आपकी बात फिट बैठ जाएगी। यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर आपकी और आपकी दिशा और हमारी दिशा अलग हो जाएगी, तो कठिन हो जाएगा शास्त्र। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ समझ रहे हो, सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सामान्यतः व्याकरण के रूल के हिसाब से तो सही नहीं है पुरुष बोलना, क्योंकि निर्विवाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपदम न प्रयोजित। ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा हम समझने के लिए जब बोलते हैं, जब हमको वस्तु बोलना होता है, ये अयं घटा ज्ञान हुआ, तो ज्ञान को हम लोग बोलते हैं अयं घटा, एकदम पूरा विशेषण वियोग सब लगा अयं घटा ज्ञान हुआ। इस ज्ञान का विषय कौन है? घट है। हम इस ज्ञान का विषय घटा है ऐसा नहीं बोलेंगे, हम विषय को लगाकर नहीं बोलेंगे, हम केवल घट बोलेंगे। हमारे अपनी मातृभाषा में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, हमारे अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो प्रयोग करेंगे उसके हिसाब से बोलेंगे, तो हम उसे विभक्ति आदि नहीं लगाएंगे। कब? जब हमको अर्थ समझाना होता है। तो रूपवान पुरुष ज्ञान हुआ, इस ज्ञान में विशेष कौन है? पुरुष है, पदार्थ है ना, पुरुष है ज्ञान हुआ, तो उस ज्ञान का विषय है पुरुष, और उसमें विशेषण कौन है? रूप। रूपम नहीं कहेंगे, विभक्ति लगाने पर रूपम होता है, रूपम रूपाणी रूपम नहीं कहेंगे, लेकिन लिखना होगा यदि आपको कागज में, तो आपको रूपम ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखते समय आप लाभ नहीं उठा सकते। ठीक है, लेकिन बोलते समय हम लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो वो पुरुष विषय में शुरू करके मुझे पूरा प्रसंग याद आया, वो काम का है, आप थोड़ा सा और विचार करना इस पर, है ना। मैंने जो प्रश्न पूछा और समाधान हुआ, फिर आप यदि क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो फिर दूसरे सेशन में हम लोग भी बात करेंगे इस पर कि भाई आपने सर जो कहा था और क्लियर नहीं हुआ, हमेशा हम उसके लिए तैयार हैं। तो रूपवान पुरुष या और एक प्रयोग है, जैसे विशेष कौन हुआ? पुरुष हुआ, विशेषण कौन हुआ? रूप हुआ। तो उन दोनों के बीच में जो संबंध है, कौन संबंध है? समवाय संबंध है। अब ये रूप और पुरुष का समवाय संबंध है, साक्ष्य संबंध है, परंपरा संबंध है, समवाय। इसमें कोई दूसरा संबंध घटक संबंधांतर से अघटित संबंध होता है, हम साक्ष्य संबंध कहते हैं। संबंधांतरा घटित संबंध में साक्ष्य संबंध। तो समवाय जब हम बोल रहे हैं तो बस वो केवल एक अखंड है, उसके अंदर कोई घटक घटित वाली बात नहीं है। ठीक है, पात्रे जलम अस्ति हम बोल रहे हैं, तो पात्र में जल है, तो पात्रे जलम अस्ति जब हम बोल रहे हैं, ऐसा जब हमको ज्ञान हुआ, तो इसमें जल पात्र में रहता है। ये तो कोई भी वस्तु कहीं भी रहेगा, कोई भी वस्तु कहीं भी रहता है तो किसी न किसी संबंध से ही रहता है। आपको कहीं भी एक नियम बना, जैसे मैंने कहा, आप ऐसे आप जैसे बातचीत कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में,
है ना, किसी ने कहा कि थाली में रोटी है, तो आपको ऊपर से सवाल कर लेना है। क्या सवाल करना है? किस संबंध से? कहीं भी कुछ कहे कि है, आप फट से पूछ लेना है किस संबंध से। ठीक है, मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, कोई बोलेगा, कोई है बोलेगा तो पूछ लेना है किस संबंध से, नहीं है बोलेगा। मेरे पास जो भी कोई भी व्यक्ति बोले है या नहीं है, निषेध भी कर रहा है अथवा सत्ता का प्रतिपादन कर रहा है या नहीं है जब बोल रहा है, तो हमेशा वहां कोई कोई संबंध होगा ही होगा। बिना संबंध के है ऐसी बुद्धि, दोनों चीज के बिना संबंध के बिना यहाँ वहां है रहता है, ऐसा ऐसी बुद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए पात्र में जल है, जब हमने कहा पात्र जलम अस्ति, पात्र में जल है, तो क्या प्रश्न आएगा? केन संबंध है ना, वहां कोई भी संबंध है। ठीक है, तो कौन सा संबंध है पात्र और जल के बीच में? संयोग संबंध है, तो साक्षात संबंध हो। ठीक है, अब मान लीजिए है ना, ये बोतल है, इसमें पानी है, अब बोतल को हमने घड़े में डाल दिया, घड़े में, ठीक, अब पात्र हो गया, घड़े को हो गए, हम घटे जलम अस्ति कहेंगे नहीं कहेंगे? घटे जलम अस्ति है ना, अस्ति कहेंगे, घट में जल है। अब वहां जल और घट का जो संबंध है साक्षात संबंध है नहीं, साक्षात संबंध नहीं है, हमको जोड़कर बनाना पड़ेगा परंपरा। तो ग्रंथ से हम उदाहरण लेंगे, अभी हम उदाहरण लेते हैं। अब इतना है कि वहां पर साक्षात संबंध नहीं है, घड़े में जल तो है किंतु वहां घट और जल के बीच में साक्षात संबंध नहीं है। अब आपने पानी को ऐसे उलट कर डाल दिया घड़े में, तो वहां पर साक्षात संबंध हो गया। ठीक है, गृह पटो नास्ति, तो गृह में क्या है? जब हमने कहा गृह पटो नास्ति, तो हम बोल रहे हैं कि गृह में कुछ है, क्या है? पटाभाव है। एक ही बात हो रही है, हम संबंध ढूंढ रहे हैं, तो नहीं है नहीं बोल रहे, नहीं है बोल रहे भी है, बोल रहे नहीं है, तो नहीं है मतलब अभाव है, नहीं मतलब अभाव। जब हम कहीं नहीं है बोलते हैं तो है, आप बोलते मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपके पास है, कुछ है। जब आप बोल रहे हैं कुछ नहीं है, तो आपके पास कुछ है, वो कुछ क्या है? अभाव। ठीक है, तो गृह पटो नास्ति जब आप बोल रहे हैं, तो गृह में क्या है? पटाभाव है, पट का भाव है, पटाभाव घर में है। तो घर में पट का जब भाव है, तो प्रश्न आएगा केन संबंधेन गृह पटाभाव अस्ति, तो उसका उत्तर होगा स्वरूप संबंध है ना, अभाव का संबंध स्वरूप संबंध होता है। वो अलग से फिर बताएंगे, इसलिए यहाँ ग्रंथकार थोड़ा उस हिसाब से लिखे। ठीक, पहले थोड़ा सा बता करके बाद में फिर एक एक करके समवाय संयोग क्या है, समवाय क्या है, स्वरूप क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। सामान्यतः मैं आपको समझा दूं कि जहां संयोग संबंध नहीं होता और जहां समवाय संबंध नहीं होता है ना, संयोग संबंध जहां नहीं होता और जहां समवाय संबंध नहीं होता, वहां पर पहले नंबर में स्वरूप आ जाता है। और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्वरूप ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे पहले बस बुद्धि कहाँ लगानी है भाई, यहाँ स्वरूप होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे घटाभाव की बात है, गृह पटो नास्ति, तो गृह में पटाभाव की बात आई। ठीक है, गृह में जब पटाभाव की बात आई, तो अब संयोग संबंध कहाँ होता है? हाँ, अयोध्या सिद्ध ही नहीं, वहां चलेगा, क्योंकि वहां उन्होंने दो ही संबंध कहा है ना, संयोग समवाय का, तो वहां तो थोड़ा चलेगा कि वहां दो ही संबंध की बात कर दी, लेकिन हमको संख्या लेना है, उल्टा समवाय का उल्टा करके नहीं लेना है, हमको सामान्य नियम बनाना है। द्रव्य संयोग, द्रव्य नहीं बोल, हाँ वैसे वो आदमी को हमारे भी कई जगह हम बोल देते हैं, वो क्या द्रव्य वैसे बोलते है ना, पानी से आकर तो कहेंगे, कान पकड़ेंगे भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमारा टांग मत लो एक्सेस। ठीक है, और द्रव्य हमको लगा दो द्रव्य की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, हम अर्थ पकड़ लेते ना, नहीं है अर्थ पकड़ता है, दो द्रव्य दिखाई दे रहा है, द्रव्य, लेकिन ठीक है, भाषा का भी तो मर्यादा हमको रखनी है। ठीक है, तो द्रव्य संयोग तात्पर्य जो होता है भावना तो सही है, तो हमको द्रव्य संयोग, दो द्रव्य के बीच में संयोग संबंध होता है। और समवाय का हमने 5 जगह पर बात की, आगे फिर बात करने वाले हैं। तो जहां संयोग का नियम नहीं लागू हो रहा है और जहां समवाय का नियम नहीं लागू हो रहा है, वहां पर प्राथमिक रूप से सर्वदा हमेशा ऐसा नहीं, प्राथमिक रूप से स्वरूप संबंध की प्राप्ति
जाता नहीं है। इसलिए अभाव का जब हम अभाव को हम कहीं पर रखते हैं तो वहां संयोग संबंध भी नहीं हो सकता, समवाय संबंध भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमारी बुद्धि आगे वहां जाएगी, स्वरूप संबंध होगा। तो सर हम ये कह सकते हैं ना कि अभाव जो है वो स्वरूप संबंध से ही रहेगा? ऐसा नहीं कहेंगे, स्वरूप संबंध से अभाव रहता है ऐसा हम कह सकते हैं। हम अभाव स्वरूप संबंध से ही रहता है ऐसा नहीं कर सकते। अभाव अन्य संबंध से भी रह सकते, जैसे परंपरा संबंध की हम बात करने वाले हैं, परंपरा संबंध से रहेगा, कालिक संबंध से रहेगा, है ना, और भी संबंध है जिससे अभाव रह सकते। जैसे हम द्रव्य की बात करते हैं, दो द्रव्य का संयोग संबंध होता है, इसका मतलब यह नहीं कि दो द्रव्य का संयोग संबंध ही होता है ना, घट और कपाल भी दोनों द्रव्य हैं, वहाँ समवाय संबंध भी होता है, कालिक संबंध भी हो सकता है। इसलिए ही वाली बात नहीं कहानी है, और अभी हम केवल होता है सामान्य तो अभाव जहां पर भी रहेगा वो स्वरूप संबंध से रहेगा, ऐसे कैसे? अभाव जहाँ भी रहेगा स्वरूप संबंध से रहेगा, ये आप कह सकते हैं प्राथमिक रूप में। और जहाँ विशेष होगी तो वहाँ वक्ता बोले, वक्ता यदि बोल रहा है संबंध का उल्लेख करके, यदि कुछ नहीं बोल रहा है कि अभाव जैसे वायु में रूप का अभाव रहता है ऐसा जब बोल रहा है तो प्राथमिक संबंध प्राप्त होगा। वो प्राथमिक संबंध क्या है अभाव का? स्वरूप संबंध। वायु में रूप का अभाव स्वरूप संबंध से रहता है। ठीक है, धन्यवाद। तो रूपवान पुरुषः पात्रे जलमस्ति गृहे पटो नास्ति इत्यादो पुरुष, अब एक एक करके अन्वय करना है। पुरुषे रूपस्य, ठीक, संबंध आगे अन्वय करना है। पुरुषे रूपस्य संबंधः प्रतीयते पात्रे जलस्य। वो संबंध कौन है? यथाक्रमम समवाय, सबसे पहला समवाय संयोग स्वरूप नाम लिखा है, तो पुरुष में रूप का संबंध, पुरुषे रूपस्य संबंध समवाय संबंध प्रतीयते, पात्रे जलस्य संयोग संबंध प्रतीयते, और गृह पटाभाव से स्वरूप संबंध प्रतीयते। अब वो सब मिला करके संबंध प्रतीयते हो गया वो। ठीक है, कोई प्रश्न यहाँ तक? हमको कब तक अभी ये वाला सीजन बढ़ाना है? ऐसे 12:30 तक है, कुछ जिज्ञासा से ठीक, नहीं ये हम साथ साथ में हम लोग वो चल रहा है कि जिज्ञासा भी शुरू हो रही है। अभी किसी का कोई प्रश्न है ऑनलाइन में अथवा ऑफलाइन में? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि संबंध जो है दो प्रकार का संबंध है, एक तो साक्षात संबंध, एक परंपरा संबंध। तो अब साक्षात संबंध का इन्होंने उदाहरण दिया संयोग समवाय स्वरूप, और उसका उन्होंने परिभाषा बताया संबंधांतरा घटित संबंध साक्षात संबंध। उसका उदाहरण दे दिया, सबसे पहला उदाहरण दिया समवाय संबंध का रूपवान पुरुष में, उसके बाद संयोग संबंध का उदाहरण दिया फलम पात्रे जलमस्ति का, उसके बाद स्वरूप संबंध का उदाहरण दिया गृह पटो नास्ति। अब प्रश्न हुआ ना, अब यहाँ क्या प्रश्न हुआ? हाँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं? अब यहाँ जब ये बताया ग्रंथकार ने कि दो प्रकार के संबंध होते हैं, साक्षात परंपरा। संबंधांतर से अघटित संबंध साक्षात संबंध है, संबंधांतर से घटित। अब यहाँ इन्होंने परंपरा संबंध का भी परिभाषा बताया, ठीक है। वो साक्षात संबंध कौन है? तो समवाय संयोग स्वरूप भेदा दो विधा कई प्रकार के, ठीक है। उसका उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक को समवाय का उदाहरण दिया रूपवान पुरुष, फिर संयोग का उदाहरण दिया पात्रे जलमस्ति, फिर स्वरूप संबंध का उदाहरण दिया गृह पटो नास्ति। जब इतना बताया उसके बाद कोई प्रश्न होगा यहाँ पर, जिज्ञासा होगी? क्या जिज्ञासा होगी? परंपरा की बात नहीं आई अभी तक, साक्षात की बात आई। नहीं, अब जिज्ञासा किसकी होगी? अब जिज्ञासा होगी समवाय का उदाहरण दिया कि यहाँ पर समवाय से, वो समवाय संबंध है क्या? कहाँ पर समवाय संबंध होगा? संयोग संबंध की आपने बात बताई, संयोग संबंध कहाँ होगा? क्या है वो संयोग संबंध? है ना, स्वरूप संबंध क्या है? जिज्ञासा होगी ना। उसके बाद फिर परंपरा में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप समवाय के बारे में जानते हैं, इसलिए आपको प्रश्न हुआ नहीं। आपको लगता है हम जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। मैं एक उदाहरण बताऊं, जैसे हम लोग मुक्तावली पढ़ते हैं, आपको कुछ पढ़ी होगी, उसमें सबसे पहले मंगलाचरण श्लोक आता है, चूड़ामणि कृत विदुर लीला तांडव, भगवान शंकर ऐसे ऐसे हमारे कल्याण, ठीक है।
उसके अलावा एक प्रश्न आता है समाप्त पुनरावृत्त तत्व दो, ठीक है, फिर वो दो क्रियान्वयन वहां बातचीत हो जाती है काफी, बाद में उसका समाधान जब करने जाते हैं तो समाधान करते समय अंतिम में कहते हैं कि वहां पर आकांक्षा दो प्रकार की होती है, एक उचिताकांक्षा होती है, एक उत्थाप्याकांक्षा होती है, ठीक है। यदि इतना ही कहा जाए कि भगवान शंकर ने जो अपने सिर में चंद्रमा को धारण किया है और हाथ में बांसुरी का धारण किया है, ऐसे भगवान शंकर हमारा कल्याण करे, वो लीला तांडव पंडित को निकाल दिया जाएगा, तो वहां पर आकांक्षा उचित होगी। कौन सी आकांक्षा उचित होगी कि शंकर ने चंद्रमा की जो कि शिरोभूषण है नहीं, चूड़ामणि है नहीं, वो अचूड़ामणि है, उसको चूड़ामणि क्यों बनाया प्रश्न आएगा, ठीक है। और वो बलय को बांसुरी बनाया, वो तो बांसुरी तो बलय है नहीं, अबलय है, उसको बलय क्यों बनाया प्रश्न आता है। लेकिन जब मैं पढ़ता था तो मुझे ये कभी समझ में आता नहीं था, मुझे लगा ऐसे, और क्योंकि कुछ ग्रंथकार को कुछ सामने प्रश्न समाधान करना पड़ेगा ना, तो कुछ करके चले जाते हैं, कई बार हमको ऐसा लगता है ग्रंथकार ऐसे तैयार है, तो मुझे वो पढ़ते समय लगता है। बाद में और कई बार पढ़ा, मैं भी ऐसे पढ़ाया है कई साल तक, क्योंकि किताब में वही लिखा है, हम पढ़ाते चले गए, मुझे वो दिमाग में कभी भी संतुष्ट नहीं होती। प्रश्न क्यों किसी को उठेगा कि भगवान शंकर ने चंद्रमा क्यों बनाया, क्योंकि भगवान शंकर चंद्रमा का धारण करते हैं, उसमें कौन सी प्रश्न पूछने वाली बात है। भगवान शंकर बलय का धारण करते हैं, उसमें कौन सी प्रश्न पूछने वाली बात है। वहां कहाँ उचिताकांक्षा हो रही है, ये मेरे मन में हमेशा होता है। बाद में कहीं पर ऐसे कुछ वो संदर्भ में भूल गया, कहाँ से मुझे दिमाग में क्लिक किया, या तो मैंने कुछ कल्पना किया तो कहीं से कुछ हुआ मेरे दिमाग में से आई। मान लीजिए हम इस ग्रंथ को किसी विदेशी को पढ़ाएं जो हिंदू संस्कृति संस्कार शिवाजी के बारे में बिल्कुल कोई जानते ही नहीं, शिवाजी है क्या चीज, ठीक है, बांसुरी क्या है, चंद्रमा तो जानता है वहां, तो जिसको वो कथा बचपन से जो कहानी जिसने सुनी थी कि भगवान शंकर जो है चंद्रमा का धारण करते हैं, चंद्रशेखर उनका नाम है, ठीक है, गंगा को धारण करते, तो बचपन से हम कहानी सुन करके हमारे दिमाग में वो पक्का हो गया है, हम उस प्रश्न हमारे बुद्धि वहां पर प्रश्न करता नहीं करता। लेकिन हम किसी को पढ़ाए, किसी विदेशी व्यक्ति को अथवा भारत का ही कोई है जिसको बारे में पूरा संस्कार पता नहीं है, उसको हम पढ़ाएंगे कि भगवान कोई एक व्यक्ति है सर्वसमर्थशाली है जिसको भगवान कहते हैं, उसने चंद्रमा को शरीर में धारण किया, तो प्रश्न पूछेगा क्यों धारण किया, समझ में आया, वो पूछेगा। हमको प्रश्न कभी आता नहीं क्योंकि हम भगवान के ऊपर प्रश्न, वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, सर्वसमर्थ, हमारे दिमाग में मान लिया उसे, तो जो से हम मान लेते हैं कि हमने जान लिया, उस पर हम सवाल नहीं करते, है ना। जो मान लेता है कि पदार्थ तो पदार्थ में समवाय संबंध से रहता है, वो सवाल नहीं करता है कि पदार्थ, वो पहले मान रहे देखो पदार्थ तो पदार्थ में समवाय संबंध से रहता है, आपने तो दूसरा ही कहा, सवाल करेगा, दूसरा सवाल करेगा, क्यों, क्योंकि हमारी बुद्धि ने उस चीज को मान लिया है, ठीक है। तो हम शास्त्र के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें जो मान लेते हैं, तो भगवान शंकर के बारे में हमने मान लिया है कि वो बांसुरी को धारण करते हैं, हमारे बहुत ही नेचुरल स्वाभाविक चीज है, हम उसमें प्रश्न उठाएंगे नहीं क्यों धारण किया, लेकिन वो ग्रंथकार तो मालूम है, ये आपको पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह शब्द का पॉजिटिव भी अर्थ होता है केवल नेगेटिव भी, ऐसा नहीं, मतलब पहले से हम जान रहे हैं और मान रहे हैं, उस पर हम सवाल नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति जो शंकर जी की सारी विशेषताओं से अपरिचित है, उसके सामने यदि हम कहेंगे तो उसको हमेशा बिल्कुल आएगा ये चंद्रमा को धारण करने का क्या मतलब है, बांसुरी तो नागराज है, उसको बड़े बनाने का क्या महत्व है, क्या मतलब है, उसको प्रयोजन होगा, ये प्रश्न वहां पर आता है। आप अपनी कथा को दिमाग से अलग करके रखेंगे तो प्रश्न आता है, फिर वहां पर प्रश्न वो समाधान होता है कि लीला तांडव पंडित, एक वो तांडव नृत्य करने में कुशल है, तो तांडव नृत्य करने में कुशल है, तो सोना चांदी हीरा मोती पानी, अब देखिए नृत्य करने की जो विधा होती है, विधि पूर्वक जो नृत्य करता है वो बिना आभूषण के नहीं करता, वो नाट्य शास्त्र के विरोध भी है। ऐसे तो आप कर सकते हैं अपने कमरे में कुछ भी नाच, लेकिन विधि पूर्वक मंच में जाकर तो कहीं भी कर रहे हो तो नाट्य शास्त्र के विरोध में है कि आप बिना आभूषण के नृत्य नहीं कर सकते। भगवान शंकर का नृत्य अलौकिक है, दिव्य लौकिक तो है नहीं, तो सोना चांदी पहनकर नृत्य करने का कोई महत्व होता नहीं वहां पर, इसलिए उनका आभूषण दिव्य होना चाहिए, तो उनका ऐसा आभूषण होता है जो किसी ने अभी तक ऐसा नृत्य करने जा रहे हो अभी तक किसी ने किया नहीं, तो उनका आभूषण भी ऐसा होना चाहिए, तो वो समझ में दिमाग में अच्छे से बैठता है, ठीक है। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया, किस संदर्भ में उदाहरण दिया, हाँ ये अग्रिम
तो समवाय के बारे में आपको प्रश्न हुआ नहीं, समवाय संयोग स्वरूप आपको प्रश्न हुआ कि परंपरा संबंध क्यों हुआ, तो स्वाभाविक है क्योंकि समवाय संयोग स्वरूप इतना सुना हुआ है, उसके बारे में नहीं भी पता है तो लगता है कि हम जानते हैं, है ना। लेकिन ग्रंथकार को पता है क्योंकि हमको समवाय को बताना जरूरी है, संयोग को बताना जरूरी है, इसलिए वो आगे वो संबंध में बढ़ते हैं। ठीक है, आप थोड़ा संकेत करिएगा जब मुझे बंद करना होगा। इसको समेट दीजिए। हाँ, तो ये तो शुरू करेंगे तो नहीं आप जाएंगे क्योंकि हम समवाय में जा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग अभी कोई प्रश्न है विशेष तो आप लोग थोड़ा 10 मिनट हम विचार कर देते हैं। कोई किसी का प्रश्न ऑनलाइन में ऑफलाइन में? सर आपने जो बात कही कि जो साक्षात और परंपरा, तो परंपरा आगे आएगा ना? हाँ, परंपरा एकदम नहीं हुआ है। हाँ। वो क्रम से जा रहा है, साक्षात संबंध खत्म हुआ नहीं। हाँ, साक्षात संबंध के अगर समवाय संयोग स्वरूप की बात उन्होंने की, और वो समवाय के बारे में बताएंगे, संयोग के बारे में बताएंगे, स्वरूप के बारे में बताएंगे, तो साक्षात संबंध का निर्माण जब खत्म हो जाएगा बिल्कुल, उसके बाद फिर परंपरा संबंध के निर्माण में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। अभाव जो है संयोग संबंध से भूतल पे रहेगा क्या? नहीं, अभाव संयोग संबंध से नहीं रह सकता। मतलब अभाव संयोग संबंध से कहीं पे भी नहीं रहेगा? अभाव संयोग संबंध से कहीं भी कभी भी नहीं रहेगा। ओके, धन्यवाद। हाँ, मुझे आपने जो बताया कि विशेषण को हमेशा बोलना चाहिए, वो सहजता के लिए हमको यहाँ काम चलाओगे, हमारे ट्रिक है, वहाँ लिखते समय ऐसा नहीं लिख सकते। गुरुजी आपने बोला कि पुरुषा, तो रूपवान पुरुषा, तो उसमें तो पुरुषा अगर लिखा हुआ है तो हम पुरुषा बोलते हैं तो क्या दिक्कत है? बोलने में समझने में दिक्कत है, समझने में आप ज्ञान को बोल रहे हैं। जब रूपवान पुरुष है हमने जो लिखा है, हम किसके लिए लिखे वहां पर, वो हमने जो लिखा है वो किसको बता रहा है, वो ज्ञान को बता रहा है। रूपवान पुरुष ऐसा हमको ज्ञान हुआ, तो लिखा हुआ जो पुरुष शब्द है वो किसको बता रहा है, ज्ञान। और आप वो ज्ञान को पुरुष को नहीं बता रहा है, रूपवान पुरुष है ज्ञान, इस ज्ञान का विषय पुरुष है। एक आपने और बोला कि हम लिखने में तो रूपम लिखेंगे बट बोलेंगे उसको रूप, तो ऐसा डिफरेंस वो एक आपके और हमारे देश के पढ़ते समय में एक समझौता कि हम जब तक आप और हम बात कर रहे हैं तब तक हम ऐसा बोलेंगे, लेकिन ऐसा हमें सबके लिए सबके सामने बोलना, एक होता है ना दो लोगों की समझौते, हम ऐसा बोले आप ऐसा समझना। अच्छा, आपस में अगर हाँ टॉकिंग करते हैं हाँ रूप बोला जाएगा। हाँ, हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें रूपम लिखा है। हाँ, वो एक प्रकार की समझौता है कि चलो हम थोड़ा समझने के ऐसा कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा हमेशा नहीं करना नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सहजता के लिए हम लोग एक विशेषता जिसका जो लाभ होता है, अब यहाँ तो आगे जब हम पढ़ते हैं, यथावास में दोष से ज्ञान, फिर वो प्रतिबंध की बात करनी होती है, तो वहां पर एकदम से इसका क्या लाभ है ना, विषय को अलग बोलना, वहां पर जैसे बात का लक्षण आता है, बात होता है बंदे आह्वान गधा बात का ज्ञान, बंदे आह्वान गधा ऐसा बोलते हैं, उसका विषय क्या है, उसको बोलते हैं बंदे आह्वत रथ। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाता है गलत बोल रहे हैं, बंदे आह्वत रथ ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं कि विषय कब बोला जा रहा है, ज्ञान कब बोला जा रहा है, हमारा शब्द विषय को बता रहा है कि ज्ञान को बता रहा है, कि हमको या तो हमको फिर अलग से देखो मैं विषय को बोल रहा हूँ तो क्या हर बार लगाइए, तो हर बार न लगाना पड़े, हम एक जैसे हम लोग लिखते समय कहीं मार्किंग करते हैं कुछ शब्द एक्स वाई लगा देते हैं जिससे कि समझ में आ जाए कि समझ जाए, स्टार लगा रहे हैं समझ जाए। ठीक है, तो बार बार रिपीट ना करना पड़े, तो हम उस लिखते समय भी उस सिंबल का यूज करते हैं, तो हमारे वाचिक सिंबल है। और भाई एक क्वेश्चन है, हाँ, जैसे संबंध का लक्षण क्या आता है कि संबंधी द्वैत सति परम समय दुष्टे दुष्टत्वे च सति, यहाँ पे जैसे सर संबंधी द्वैत भिन्नत्व का अर्थ क्या है? दो शब्द, जैसे रूप और पुरुष की बात हमने की, रूपवान पुरुष है, तो रूप और पुरुष दो इन दोनों में क्या संबंध है?
समवाय संबंध के संबंधी कौन है? रूप और पुरुष, वो दोनों, वो जो समवाय संबंध है वो रूप है कि पुरुष है? वो अलग है ना, तो रूप है न तो पुरुष है। रूप और पुरुष का संबंध है, तो संबंधी द्वय से वो भिन्न है। तो संबंधी द्वय भिन्न तो उसमें चलता है। दुष्ट भी हो गया, दोनों में रहता है, इसलिए दुष्ट हो गया। और विशिष्ट बुद्धि का नियम आगे ही, ठीक है सर। एक जो आपने गुरुत्व की बात की थी, उस संबंध में ऐसा कह सकते हैं जितने भी सामान्य गुण है वो कोई भी समवाय संबंध से नहीं रहेंगे, वो हमेशा अखंड उपाधि होंगे। नहीं, गुण हमेशा समवाय संबंध से रहता है। सामान्य गुण भी, कोई भी गुण। अच्छा, वो तो मैं आपको बताऊंगा शाम को, अभी आपको सुनना है ना 24 गुण। ठीक है सर। और सर एक छोटी सी विनती है कि जैसे आपने अभाव में कहा कि ऐसा नहीं कि स्वरूप से ही होता है, तो आप उसमें भी थोड़ा जितने भी जहां जहां पे हो सके उतना थोड़ा विस्तार करते जाएंगे कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो थोड़ा और वहां भी ये हमको ही नहीं बोलना है, गुण समवाय संबंध से ही रहता नहीं, ही कहीं भी नहीं लगाएंगे, ही कहीं लगाने का जगह और हम बताएंगे, ही नहीं लगाना है, रहता है नहीं बोलना। गुण का स्वाभाविक जो संबंध है, प्राथमिक जो संबंध है वो समवाय संबंध है। गुण कोई भी हो, सामान्य गुण हो या विशेष, और वो एक एक करके हम उदाहरण देंगे। इसलिए तो ग्रंथकार एक एक संबंध का उदाहरण देने वाले, लक्ष्य बनाने वाले, तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, बस ये कि आपको हमारी अपेक्षा पूरा करना है। ठीक है, तो अभी हम यही विश्राम रखते हैं थोड़ी देर, अभी 1 बजा, 1 घंटे का विश्राम। या लीजिए, सर को मैं माइक देता हूँ। आपको कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा है। आपकी सर जो बात है बहुत ही सुंदर है सर, काफी गहराई से आप समझा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। आचार्य विश्वनाथ देताल जी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं अश्विनी पांडे